गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जीके का लास्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से पर हम पहुँच गए हैं। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जिनमें से कल हमने एक पढ़ा था जिसमें हमने आभूषणों की बात की थी, महिलाओं के, पुरुषों के, और परिधान या वस्त्र के बारे में बातचीत की थी, महिलाओं के और पुरुषों के और बच्चों के भी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी संस्कृति का एक हिस्सा कल पढ़ा था, जाना था उसके बारे में। और आभूषणों में मैंने बताया था कि महिलाओं में ही वैरायटी ज़्यादा है। आदमियों के तो वो दो चार मुर्की और गोप्या, जो वो गले वाला था और कान वाला, बस यही खास थे। बाकी महिलाओं के बहुत सारे हमने आभूषण पढ़ लिए थे। ठीक है, आभूषण के ऊपर बहुत ज़्यादा बार एचएसएससी पूछ चुकी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पढ़ के जाएं। अब आपको पता होना चाहिए कि बोरला कहाँ पहनते हैं और छन्न कड़े कहाँ पहने जाते हैं, छैल कड़े कहाँ पहने जाते हैं, गजरा गजरिया ये पैर में या हाथ में कहाँ पहने जाते हैं, फूल का जो है इस्तेमाल वो शरीर के किस अंग, मेनली तो बालों में बताया था मैंने आपको, केशपिन है या डांडे हैं, ढाडे हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बातचीत करते हैं हरियाणा के विविध पक्षों की, कि जैसे हम लोगों ने कला देखी, संस्कृति देखी, तो इस तरह से हरियाणा में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो वो पोर्शन था ना कला संस्कृति का, उसमें कला संस्कृति में मेले थे, चित्रकारी थी, संगीत कला थी, गुरुद्वारे थे, मस्जिद थे, सब कुछ हमने पढ़ लिया। जिनके पास किताब है हरियाणा जीके की मेरे वाली, वो देखेंगे तो उनका वो पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी। आज हम अगली सीरीज पढ़ रहे हैं, जो लास्ट सीरीज है हमारी, जिसमें से कुछ टॉपिक मैंने पहले करा दिए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले। अब इसमें रह गए हैं एक तो आपके ये योजनाएं आपकी सरकार ने क्या क्या चलाई, फिर आपके अवार्ड्स कौन कौन से हैं बड़े, और आपके हरियाणा राज्य का स्पोर्ट्स का सेक्शन। 3 पार्ट रह गए हैं इस टॉपिक के, विविध वाले के। और इसके बाद फिर बचेंगे सिर्फ 2 टॉपिक मेन, एक तो जनगणना, पशु जनगणना वाला, पशुओं की गणना वाला, और एक हाईवेज वाला। उसी में हाईवेज वाले में ही मैं पत्रकारिता भी करा दूंगी। तो अब आपके 2 टॉपिक बच जाएंगे बस, जिनको आप कह सकते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है, सरकार की बार बार प्रोजेक्ट्स प्लान्स आते रहते हैं और कोशिश तो ये करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम कि वो प्रोजेक्ट वो दिए जाएं जिन पे हाल ही में कुछ काम हुआ हो। लेकिन क्योंकि हरियाणा को बने इतने साल हो गए, इन काफ़ी सारे सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपकी सरकारें लाई, कभी इंदिरा गांधी के नाम पे, कभी राजीव गांधी के नाम पे। जब जब कांग्रेस सरकार आई, जब जब कांग्रेस से अलग सरकारें आई, तो उन लोगों ने अपने, जैसे देवीलाल जी के नाम पे आपको प्लान मिल जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम पे प्लान मिल जाएगा। तो ये सब योजनाएं अलग अलग दौर में, अलग अलग पीएम्स, अलग अलग सीएम्स के दौर में यहाँ पर चलाई गई हैं। और पीएम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी भी आपके यहाँ आए थे, पूरे देश में एक लॉन्च किया था बहुत बड़ा प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि हरियाणा से उसकी स्टार्टिंग की गई थी, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी रहेगा। कल्याणकारी योजनाओं में मेनली योजनाएं जो चलाई जाती है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट, इनके नोडल मंत्रालय होते हैं। नोडल का मतलब होता है जिसके ऊपर, जिसके कंधों पर उस पूरे किसी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट का की जिम्मेदारी है, उसे हम कहते हैं नोडल मंत्रालय। भाई इसको देखना है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे गांव तक ये प्लान्स पहुंचेंगे। तो इस तरह से जैसे नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे ही नोडल मंत्रालय भी होते हैं। तो नोडल अधिकारी, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में, सिंघू में मेरा स्कूल था, तो वहाँ पे मुझे नोडल अधिकारी बना दिया गया था। ये जो मच्छरों से फैलती है ना बीमारियां, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू टाइप का, कि भाई अगर इस तरह की बीमारी से जुड़ा कोई सेमिनार होगा तो इसके नोडल अधिकारी फलां टीचर होंगे। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ जाके फिर हम लोगों ने कई दिन सेमिनार अटेंड किया जिसमें पूरी जानकारी दी गई। तो नोडल अधिकारी, नोडल मंत्रालय मतलब कौन उसको देख रहा है। आपके हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सब बटे हुए हैं। हर सरकार में डिपार्टमेंट बटे होते हैं। कोई जो है महिला बाल विकास मंत्रालय होगा, कोई वन विभाग देखेगा, कोई ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन देखेगा। तो इस तरह के अलग अलग, जैसी योजना होगी वैसा ही मंत्रालय को वो सौंप दी जाएगी। जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन योजना है, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई बच्चों से जुड़ा या महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा होगा तो उसको देखेगी हमारा महिला और बाल विकास। ऐसे ही मान लीजिए सक्षम योजना है अपने यहाँ, बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ, जिसके तहत काम धंधे की गुजारिश कर सकते हैं सरकार से, और उन्हें एक डिसाइडेड, भाई इतने रुपए देने, जैसे 9,000 देने हैं, तो 6,000 का उनको कोई काम दे देंगे 100 दिन का, और फिर 3,000 उनको एक्स्ट्रा भत्ते के रूप में, लेकिन काम लिया जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप की, अलग अलग समाज की जो ज़रूरतें हैं। भाई विधवा पेंशन है, अब कोई महिला विधवा हो गई है, मान लीजिए उसके बच्चे छोटे हैं, तो वो कैसे गुजर बसर करे, तो हमारे यहाँ विधवाओं के लिए पेंशन चला दी। अब विधवा ये नहीं कि 12 साल में शादी करके विधवा होगी, नहीं, कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, 18 से और 60 तक मिलेगी।
क्यों 60 तक, क्यों? अगर वो 70 तक जी गई तो 60 के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग जाएगी। एक पेंशन मिलेगी, ऐसे नहीं कि वृद्धावस्था भी चाहिए और ये भी चाहिए। एक पेंशन मिलेगी, कोई सी एक ले लो, सबकी राशि ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। जैसे हरियाणा में मैंने विधवा पेंशन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एक पेंशन है विधुर पेंशन। भाई किसी आदमी की पत्नी मर गई है तो उसको भी पेंशन मिलेगी। पहले लोग हंसते थे कि विधुर की भी क्या पेंशन। आपका राज्य हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां विधुर पेंशन की भी शुरुआत की गई है। 2018 के साल में इसके ऊपर बातचीत आई थी और तब ये हंसी का मुद्दा बना था, लेकिन ये फिर फील किया गया कि हाँ, अगर विधवाओं को पेंशन मिल सकती है तो विधुर को क्यों नहीं मिल सकती। आपके यहाँ हरियाणा में लिंगानुपात का बहुत बुरा हाल है। अब तो थोड़ा थोड़ा लोग सुधर गए, या कह लीजिए कि क्योंकि बच्चे का जेंडर पता कराना मुश्किल हो गया इसलिए लोग सुधर गए, क्योंकि अब पता लगवाना नामुमकिन बराबर कर दिया कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा होगा या बेटी। जब ये आसान था तो इतनी धड़ल्ले से लड़कियों को पता होते ही और तुरंत पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में मरवा देते थे। यही कारण है कि हरियाणा में लड़कों की शादियों के लाले पड़े हुए हैं। लिंगानुपात का बहुत बुरा हाल देखा। ये तो अब जाके स्ट्रिक्टनेस हुई है, अब लड़कियों को अबॉर्ट कराना बड़ा मुश्किल है और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो इसीलिए एवरेज आदमी तो सोच भी नहीं पाता। अब आप फिर देखिए चारों तरफ, अब बेटियां फिर से नजर आने लग गई। एक वो दौर था जब खुले में पता करके 500 रुपये 1000 रुपये में और लड़कियों का अबॉर्ट करा दिया जाता था। तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप अपनी समझदारी कह लीजिए या सरकार की थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कह लीजिए कि अब कन्या भ्रूण हत्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिल्कुल खत्म तो शायद इस देश से नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक कम हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि सरकार ने कहा कि भैया अगर अब कोई आदमी कहता है यार मेरे घर में सिर्फ 2 लड़की हैं, अब मैं तीसरा बच्चे पे रिस्क लूं और वो लड़की हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो कहा आप चिंता ना करें, आपको चिंता किस चीज की, बेटा क्या अलग करेगा, तो बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आपकी सिर्फ 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। 45 तक तो आप कमा के खा ही सकते हो, शरीर ठीक होता है। 45 के बाद बुढ़ापे की तरफ इंसान प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर होता है। 45 से 60 के लिए हमने पेंशन बना दी। सरकार कह रही है कि जिनकी सिर्फ बेटियां हैं उनके लिए 45 से 60 के बीच में हमने पेंशन का रिवाज कर दिया। तो उस पेंशन से आपके दिमाग में से टेंशन हट गई। वैसे कुछ नहीं है, वो 2000 रुपये में क्या होता है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप फ्री हो गए ना 45 से 60, फिर 60 के बाद तो वृद्धावस्था पेंशन में आ जाओगे। तो इसीलिए बहुत सारे सरकार ने ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जिसमें कि सेफ हैंड रखने की बात की गई। महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, किशोरियों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, ऐसी बच्चों के लिए, फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, SC ST के लिए, लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए। कहने का ये मतलब है कि सरकार ने हर तबके के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई ना कोई योजना लॉन्च की। बेरोजगार पढ़े लिखे हों तो भी उनके लिए योजनाएं हैं, और अगर बिना पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो उनके लिए भी योजनाएं हैं। यानी सरकार अपने बिहाफ पे ये दिखाना चाहती है, या ऐसा मान लीजिए करना उसकी जिम्मेदारी भी है, कि सामाजिक परिवेश में वो अपने पार्ट पर जो आपसे टैक्स लेते हैं उसका वो विभिन्न योजनाओं में पैसा यूज कर लेते हैं। अब विधवा पेंशन किसके घर से जाएगी, तो भाई किसी के घर से थोड़ी जाएगी, ये तो सरकार जो आपसे मुझसे टैक्स लेगी उस टैक्स का एक बड़ा पार्ट सोशल स्कीम्स में सरकार दे देती है कि भाई अलग अलग तरह की पेंशन आपको देनी है, तो उसका पैसा सरकार RBI से थोड़ी ले सकती है। आपसे टैक्स वसूल करके ही आपके देश में अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जब भी सरकार कुछ फ्री का देती है ना, तो आप ये समझ जाइए कि वो आपके और मेरे दिए हुए टैक्स से फ्री का बना है। फ्री का कुछ भी नहीं मिलता, सब चीज़ों के पैसे लगते हैं। तो किसी भी विधवा को पेंशन मिलती हो, विधुर को मिलती हो, या बेरोजगारों को भत्ता मिलता हो, या विकलांगों को पेंशन मिलती हो, या मानसिक विकलांगों को पेंशन मिलती हो, कोई भी जितने नाम अपने पेंशन के सुने हैं, ये सब आपके और मेरी जेब से जाते हैं, टैक्स से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा। लकी होते हैं वो लोग जिनको की नौकरी, कमाने के साधन, रोजगार टाइम पे मिल जाए, और अगर अच्छा रोजगार है तो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि वो समाज के अननोइंगली बढ़ोतरी में हेल्प कर रहे होते हैं। हर आदमी जो टैक्स पेयर है वो समाज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये समाज ऐसे ही सुंदर नहीं बनता। इसमें आप टैक्स देते हैं, आपके टैक्स के पैसे से जो जो कमजोर हैं, जो लायक नहीं है, जो कमा नहीं सकते, जिनमें बुद्धि कम है, उन सबके घरों में रोटी चल पाती है। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने सबको बराबरी नहीं दी। जो लोग बेचारे कम बुद्धि के हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, वो क्या करें। हम कहने तू पढ़ेगा कैसे, भगवान ने बुद्धि नहीं दी। तो ऐसे लोगों के लिए भी पेंशन और ये भत्ते वगैरह हैं। तो इसका ये जो हम जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं ना, ये अननोइंगली हम लोग जो पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, वो सरकार उन तक भी पहुंचाती है। खा भी जाती है, अलग बात है, लेकिन कुछ हद तक तो पहुंचता ही है। तो ये मान के चलिए कि जब सारा देश अच्छा होगा, अगर हम में से 80% लोग भी अच्छे हो जाए ना, 80% लोग अगर इस लायक हो जाएं कि टैक्स पेयर बन सकें, तो 20% लोग ही तो रह गए जिनको उभारना है। तो पूरा देश का अपने आप विकास हो गया।
प्रॉब्लम कब आती है? जब टैक्स पेयर्स कम होते हैं, मांगने खाने वाले एकदम से भीड़ खड़ी हो जाती है, विधवा पेंशन दुनिया भर की औरतें आ गई और बेरोजगारी भत्ता दुनिया भर के आ गए। शर्म की बात है कि हमारे यहाँ भत्तों पे जीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और कमा के टैक्स भरने वालों की संख्या घटती जा रही है। अब तुम सब जो पढ़ रहे हो ना, इस लायक बनना है तुम्हें कि तुम टैक्स पेयर की कैटेगरी में आओ, ना कि जाके ये कि भाई सरकार से मुझे कौन सा भत्ता मिलेगा। भत्ते की उम्मीद मत रखो, भत्ते के ऊपर जीना जानवर के जीने के बराबर होता है, क्योंकि भत्ते में मिलता इतना ही है कि बस गुजर बसर भी बड़ा मुश्किल हो पाती है। आपको एक अच्छा जीवन बनाना है तो मेहनत करनी चाहिए और टैक्स पेयर बनना चाहिए। फिर भी हर एक आदमी को अपनी योजनाओं के बारे में पता हो कि फाइनली हमारी सरकार हमारे पैसे का क्या करती है, जो हम पैसा सरकार को देते हैं उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखें कल्याणकारी योजनाएं, ये हरियाणा विविध का सेकंड टॉपिक है, वेलफेयर स्कीम्स। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक, समाज के लिए, आर्थिक पैसों के फॉर्म में और शैक्षणिक दृष्टि, जैसे एससी बच्चों को हर महीने अगर उनकी 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो कुछ रुपए मिलते हैं, लड़कियों को भी रुपए मिलते हैं। उनको एक मुश्त साल भर में, भैया अगर तुमने पहली क्लास में इतनी अटेंडेंस दिखाई है तो तुम्हें 1100 रुपये मिलेंगे। तो क्या होगा, एससी परिवार के लोग सोचेंगे यार बच्चे को रोज़ स्कूल भेजें, मिड डे मील भी लाएगा, पेट भर के आएगा, महीने के इतने रुपए भी मिलेंगे, फिर साल में मिलेंगे, तो क्यों ना पढ़ा लें। और अगर 1000, 10,000, 20,000 में से 10, 5, 20, 25 कुछ भी लोग पढ़ लिख के लग गए तो वो 10, 20, 25 जितने भी लोग हैं वो सरकार को हेल्प करने वालों में आ गए। कम से कम वो उस कीचड़ से निकल आए जिसमें कि सिर्फ मांगने की प्रवृत्ति थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, जो पढ़ाई में कमजोर हैं, लोगों को सामाजिक समानता और न्याय प्रदान करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आए, पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका पैसा उन लोगों का पैसा है जिन्होंने टैक्स पे किया है। दूसरी चीज आनी चाहिए, अच्छा देश वो होता है जहाँ कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा कम रखें लोग और अपनी चीजों को अपने बल पे करने की अपने आप से उम्मीद ज्यादा रखें। पर क्योंकि ये पिछड़ा हुआ देश है हमारा, इसलिए हम यहाँ बहुत सारे लोग तो भत्तों पे और सरकार से कुछ इस तरह की सब्सिडी ये सब मिल जाए इस पे डिपेंड है। जबकि होना क्या चाहिए कि हम कमा के सरकार को भी थोड़ा अपना प्रतिशतता दे पाएं, ताकि वो जो बिल्कुल ही सच में लायक नहीं है उन तक पहुंचा पाए। देखें जरा हरियाणा राज्य की योजनाएं। पहला, सक्षम हरियाणा योजना। सक्षम जो है ना, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ये पढ़े लिखे बेरोजगार, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली, उन लोगों के लिए है। तो सक्षम योजना में 6,000 रुपये तो मासिक मिलते हैं और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा भत्ते के रूप में। ये ना, ये पैसे जो हैं घट बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका पेपर 6 महीने बाद हो तो इसमें चेंज मिले आपको कोई। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि जो ये बताया जा रहा है इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। कहीं फिर ऐसा हो कि मान लीजिए 2021 के जून में, या मान लीजिए अब ये बजट में प्रोजेक्ट ले आए कि भाई हम सक्षम के तहत इतने रुपए करेंगे, तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है। अगर आपको बेसिक बात पता है तो आप इसको गूगल से जब भी सर्च करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी फसल, ये पढ़ लिया हमने। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं तो वो सक्षम हैं, उनके लिए सक्षम योजना है। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हरियाणा सरकार का कहना है कि भाई हर किसान को अपडेट होना चाहिए और वो जाके कहीं मंडियों में अपने एक एक चीज़ को बेचता ना फिरे, उसको अपनी सारी फसलों का, भाई मेरे इतने एकड़ ज़मीन है, इतना मेरे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, इसका ब्यौरा वो अपडेट कर दे ताकि सरकार तक पहुँच जाए। यानी लोग इतने एडवांस्ड हों किसान भी कि अपनी सारी चीज़ों को वो अपडेट करना जानते हो। पर बहुत दुख की बात है कि भारत अभी उतना डिजिटल नहीं हुआ है। आज भी किसान जो है वो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहा। सरकार ने बेशक बना दी हूँ। इसके अंतर्गत किसान अब ऑनलाइन अपनी फसलों का सारा विवरण दर्ज करवा सकते हैं और घर बैठे ही उसकी राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हैं किसान, भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैंने इतनी फसल इतने किले में इतना प्रोडक्शन लिया, तो वो है ये कार्य गांव में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों की विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी के घर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो क्या करें, तो गांव में ही ऐसे कुछ लोग बिठाए जाएंगे जो कि किसान जो है गांव में जाए, अपने यहाँ सहायता केंद्र होंगे, खोल दिए जाएंगे और जाके बताए जी मेरे 5 एकड़ में इतने टन या इतने मण ये वाली चीज़ पैदा हुई है। तो ये देखो, ये लिखा गाँव में स्थित सामान्य सेवा केंद्र के VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी गाँव के स्तर पे बिजनेसमैन, तो उनके लिए शब्द यूज कर रहे हैं, द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा समझ में आया। ऑनलाइन अपना अपडेशन करा दो। और इससे पहले क्या था, सक्षम पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए।
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक मतलब 10वीं, यानी 10वीं से पहले बच्चों को 10वीं की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए छात्रवृत्ति देते हैं, खासकर एससी एसटी बच्चों के लिए। अपने यहाँ एसटी एस सच नहीं है तो देखें। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय, कौन होते हैं अल्पसंख्यक? जिनकी संख्या टोटल में कम हो। हिंदुओं को भूल जाओ, बाकी सब अल्पसंख्यक। यानी कि इसमें कौन कौन आ गए? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये मेन आ गए, पारसी। तो अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी बच्चों के लिए, ये जो मार्क्स अच्छे लाएं, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के माता पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ये माइनॉरिटी के लिए है। माइनॉरिटी में आप हिंदुओं को भूल के बाकी सब माइनॉरिटी मान लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ठीक है। तो आपके यहाँ प्री मैट्रिक किसके लिए है? हिंदुओं के लिए नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 ही तो आपके यहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों के लिए है। जो मेधावी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो पेरेंट्स सोचेंगे यार बच्चा इंटेलिजेंट है, भगवान ने भी दिमाग तेज दिया है, बेशक मैं माइनॉरिटी में हूँ, अपने बच्चे को रोज भेजेगा तो पढ़ लिख जाएगा वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, नाम से पहचान जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी ये जो एससी गांव में हैं उन लोगों का नवीनीकरण, आवास यानी घर को नया बनाना, मरम्मत करना। अब जैसे आप जानते हैं ना, आपके राज्य में या लगभग राज्य ऐसा करते हैं कि एससी और एसटी वहाँ पर हैं तो उनको सस्ती दरों पर प्लॉट मिल जाते हैं। ऐसा होता है ना, गांव में प्लॉट मिले हैं, जैसे छोटे छोटे 25-25 गज के दे दिए, 50-50 गज के, फिर कुछ मतलब कुछ पैसा वो लेंगे, कुछ सब्सिडी पे मिल जाएगा। फिर ऐसा करते हैं कि भाई चलो 50-50 हज़ार दे दो, अपना एक एक कमरा डाल लो, या इस तरह का कि भाई अपने जो ऑलरेडी तुम्हारा घर है, ज़मीन है, उसमें कुछ नवीनीकरण कर लो, उस टाइप का प्रोजेक्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। ये योजना अनुसूचित जाति यानी एससी, टपरीवास ये आपके यहाँ पर है, और विमुख जाति के लोगों को जो हरियाणा में रहते हैं उनके मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता। अब जैसे बहुत गरीब आदमी है तो कहाँ से लाए 50,000? मान लीजिए उसके घर में कोई छत गिर गई तो उसके पास इतना पैसा नहीं कि लेंटर लगवा देगा। अब छत गिर गई तो उसने जो है 50,000 का उसका खर्चा आ गया कि उसको जैसे भी है छत अपनी ठीक करवानी है, तो 50,000 रुपये या इस तरह का जो अमाउंट है ना, वो इन योजनाओं में दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके लिए होगी? एससीज के लिए। आवास नवीनीकरण यानी घर में कुछ नया करना, भाई छत डलवा ली, कहीं कमरा डलवा लिया, कहीं बाथरूम बनवा लिया, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो मकानों की मरम्मत के लिए, मेन तो मरम्मत ही है। विधवा पेंशन योजना किन विधवाओं के लिए? 18 साल से 60 साल तक, उसके बीच में होनी चाहिए। 18 से कम तो बाल विवाह है, सरकार क्यों आपको पेंशन देगी, और 60 के ऊपर आप वृद्धावस्था पेंशन लेंगे तो विधवा पेंशन क्यों लेंगे, तो उनके लिए। इस योजना के तहत सरकार विधवाओं को प्रतिमाह 1800 रुपये प्रदान करेगी। ये 2000 हो गई थी पीछे। विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में, अगर कोई विधवा औरत कमाती है, मान लीजिए कोई टीचर है या कोई विधवा महिला क्लर्क है या ग्रुप डी में है, तो उसको नहीं मिलेगी ये सिर्फ उनको मिलेगी जिनका साधन नहीं है कमाई का। अगर एक महिला कहीं पे मान लें हम लोग क्लर्क लगी है और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मान लीजिए 50 साल की, 60 साल की, 50 की है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उसकी तनख्वाह खुद 40,000 है, तो थोड़ी वो 1800 और 2000 उसको देंगे, भाई वो अर्निंग है तो क्यों देंगे। तो ये कह रहे हैं वो विधवा महिलाएं जो किसी सरकारी या निजी क्षेत्र में हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अगर वो अर्निंग करती हैं ना तो वो फिर ये वाली पेंशन नहीं ले सकती। कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन। ये किसको मिलेगी? जो कमाती नहीं है। अगर वो सरकारी नौकरी पे है या निजी में भी कमा रही है, प्राइवेट में कमा रही है, और वो ये लेती है विधवा पेंशन, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना, आपने सुना होगा, कैशलेस आजकल बड़ा चल रहा है। कैशलेस में क्या होता है, आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाएं तो आपको वहाँ 1 भी रुपया जमा नहीं कराना, आपका इलाज हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, उनमें आपको कुछ करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। ये सुविधा राज्य के लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में मिलती है, वो तो है ही, मेडिकल कॉलेजेस में है, और सरकार के पैनल पर, ये पैनल वाले प्राइवेट होते हैं बड़े बड़े अस्पताल, 67 अस्पतालों को उपलब्ध होगी। जैसे सरकार ना अपने पैनल पे ले लेती है, भाई हमारे पैनल में मान लीजिए सोनीपत के या 10 अस्पताल हैं, और वो 10 बड़े बड़े अस्पतालों को लिख लेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? वो 10 अस्पताल अगर वो सरकार के पैनल में हैं, लिखित में होते हैं, ये गूगल पे सब कुछ मिलेगा आपको, आप सर्च कर सकते हैं कौन सा किस सरकार के पैनल में है। आप वहाँ कोई भी आदमी जाएगा और मान लीजिए वो सरकारी चाहे वो चपरासी लगा हुआ है, वो उसकी माता जी को मान लीजिए एकदम से दिक्कत हो गई, भाई एज है पिताजी या उसकी दादी को, और वो लड़का मान लीजिए हम ग्रुप डी में लगा है, तो वो तुरंत से इमरजेंसी में अपने पास जो पैनल में
होगा बड़ा अस्पताल, अपने नानी दादी जो भी हैं उनको ले जाएगा, चाहे वहाँ 5 लाख लगें चाहे 10 लाख, सरकार उसका सारा खर्चा देगी। ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि सरकार अपने लोगों को सेफ फील कराती है। सरकारी नौकरी के यही तो फायदे होते हैं। और ये जो इमरजेंसी है ना, इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं है। बड़े से बड़ा अस्पताल, चाहे मैक्स की बात कर लें या मेदांता की बात कर लें या अपोलो की बात कर लें, सारे बड़े अस्पतालों को पैनल में ले लिया गया है। और यहाँ फिर आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा, सारा खर्चा आपका सरकार देगी। एक बात और बता दूं, इससे ये मत सोचना कि प्राइवेट अस्पताल के मजे आ गए। प्राइवेट अस्पताल को पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी है सरकार ने, जिन जिन को अपने पैनल में शामिल करवाया, कि आपको इस तरह के इतने रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करने। तो जो वो आम आदमी से एक टेस्ट के 10-10 हज़ार लेते हैं ना, सरकार से वो सीधे रहते हैं और 2,000 में वो टेस्ट करते हैं, जो आम आदमी का 10,000 में करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनसे आप कितना ही हड़प लेंगे सरकार से, नहीं, सरकार से तो ये एक लिमिट का पैसा ले सकते हैं। मेरी खुद की मदर को कोरोना हो गया था नवंबर में, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हमने उनको तुरंत से, जैसे तबीयत खराब हुई, अचानक से एक दिन सांस में दिक्कत होने लगी, तुरंत में दिल्ली में द्वारका में बहुत बढ़िया अस्पताल है आकाश वालों का, आकाश जिनका कि नीट में बहुत बड़ा नाम है, वहाँ लेके गए, टेस्ट वगैरह किए, फाइनली बोले यहाँ बेड खाली नहीं है। फिर वहाँ से लेके गए दूसरे किसी बड़े अस्पताल में, उसी के पास उसी की टक्कर का दूसरा भी अस्पताल है वहीं किसी सेक्टर में, तो वहाँ लेके गए। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा भाई किसी के फ़ोन वगैरह करवाए, इतना ईजी नहीं होता इस तरह से एडमिशन, जबकि पीक पर था कोरोना। तो 2-4 डॉक्टर्स की जानकारी निकल आई। मेरी बड़ी सिस्टर जो है, उनके हस्बैंड काफ़ी अच्छे रैंक पर हैं, तो वो फ़ोन वोन गए, तो उन्होंने फाइनली कह दिया कि ठीक है आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं इनको। उसका हमारा खर्चा आया 1,92,000 पता नहीं 93,000 का, मतलब लगभग 2 लाख रुपए लग गए। अब वो 2 लाख हमें नहीं देने, वो सरकार देगी। कैशलेस था सब कुछ, गए और वापस आ गए, कुछ खर्च नहीं हुआ। अब ये 2 लाख अगर मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में ना होते ना, तो ये 2 की जगह बिल आता कम से कम 10 लाख का। पर क्योंकि सरकार के थ्रू आप वहाँ गए हैं, तो सरकार तो इतने ही रुपए देगी, वो हर चीज़ का लाजमी सा रेट देगी। तो जो टेस्ट आम आदमी 10,000 में करवाता है ना, वो सरकार 1-1.5 हज़ार तक के रुपए में करवा लेती है। ये फ़र्क है, ट्रीटमेंट वही मिलता है बिल्कुल। आजकल तो अस्पताल भी 5 स्टार होटल हो गए हैं, तो कैशलेस का बहुत फ़ायदा है। तभी तो सरकारी नौकरी के फ़ायदे हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ तनख्वाह से नहीं देखी जाती। समझदार आदमी सरकारी नौकरी को लॉन्ग रन में देखता है। कुछ हो भी गया ना घर वाले में, किसी जिसके पास सरकारी नौकरी है, उसके पीछे उसका परिवार सेफ है, क्योंकि उसकी डेथ भी हो जाए, कोई दिक्कत भी हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भी सरकार साथ खड़ी होती है। ये फायदे हैं सरकारी के, ये प्राइवेट में नहीं होते। आप प्राइवेट में 5 लाख महीने के कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक भी महीने में आप नहीं गए ना, तो वो 5 का डबल ज़ीरो पहुंचाएंगे आपके घर। भगवान ना करे कोई 5 लाख कमाता हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसका पैर टूट जाए, 6-8 महीने वो चल ना पाए, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको 5-5 लाख महीने के देगी नहीं। वो बैठ गया तो बैठ गया, गई नौकरी भी गई। अब जब जाएगा ना 6 महीने बाद नौकरी पे, दूसरा आदमी आ जाएगा। प्राइवेट वाला थोड़ी अपने लिए कि भैया मैं उसका वेट करूंगा, मेरा नुकसान हो। सरकारी में क्या है, कुछ हो भी गया, आप तुरंत से बस एक फ़ोन करेंगे कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन से आप मेडिकल छुट्टी पे चढ़ गए। मेडिकल छुट्टी का मतलब है आपके घर में अकाउंट में तनख्वाह पूरी आएगी, पूरी। अगर आप 70,000 कमाते हैं, 70 के 70 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, चाहे आप 6 महीने कहीं ना जाएं। ये फ़ायदे हैं सरकारी के। सरकारी नौकरी का ना फ़ायदे गिनाए नहीं जा सकते। वो जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो प्राइवेट में 10 लाख कमाने वाले की भी नहीं है, जो सरकारी में 50,000 वाले की है, क्योंकि वो आंख बंद करके अपनी लाइफ को जी सकता है, उसको डर नहीं है। 10 लाख वाले को कुछ भी हो गया तो पीछे परिवार एकदम से बेसहारा है, और अगर सरकारी वाले को कुछ हो गया तो परिवार बैठ के आराम से। भाई देखो, इंसान की कमी कभी पूरी नहीं होती, वो पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन अगर इंसान भी ना रहे और पैसा भी ना रहे, फिर तो बच्चे और पत्नी और माँ बाप सड़क पे आ गए ना, वो और दुर्गत है। फिर लोग कितना परेशान करेंगे। कम से कम एक बंधी हुई तनख्वाह, एक सैलरी आती रहे, तो इंसान की कमी अखरती है, नहीं तो फिर वो गरीबी की मार में भी बड़ा मुश्किल होता है काम संभालना। तो इसलिए सरकारी नौकरी के लंबे टाइम में फायदे हैं। देखें, हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना, ये सुविधा राज्य के लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल में तो मिलेगा ही, वो तो सबको मिलता है। मेडिकल कॉलेज और सरकार के पैनल, ये पैनल से बता रही हूँ, बड़े बड़े अस्पताल 67 अस्पतालों को उपलब्ध होगी। यानी इन अस्पतालों में, पैनल वाले में आप जाओ, आपके 10 लाख का खर्चा होगा तो भी सरकार करवाएगी। ठीक है, मना नहीं कर सकते। इनमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 लाख तक के बिलों का भुगतान करने में से मुक्ति मिलेगी। जैसे हर सरकार के ना अलग अलग है, कोई 5 लाख का दे रहा है, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का। ये डिपेंड करता है कि आपके किस राज्य को बिलोंग करते हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें पोस्ट के अकॉर्डिंग भी होती हैं। तो ये भी कोई कम नहीं है ना कि 5 लाख तक का भुगतान, इतना कितना बड़ा बिल आएगा, वो सब आपका फ्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 लाख 5,000, तो 5,000 आपकी जेब से चले जाएंगे, 5 लाख सरकार दे देगी, 5,000 आपको देने हैं बस। तो ये फ़र्क है। इसके तहत मरीज को कोई हृदय, मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया, तो तुरंत लेके भागे, डॉक्टर ने कह दिया भाई 2 लाख रुपए लगेंगे, तो लग जाए 2 लाख, क्योंकि सरकार देगी, आपको देना ही नहीं है।
मस्तिष्क कोई ब्रेन हैमरेज हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, रक्तस्राव ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत हो, या बिजली का झटका, कोई करंट लग गया और भयानक आदमी मरने की कंडीशन पे है, कोमा में चला गया, तीसरे चौथे स्टेज का कैंसर हो गया, तो भयानक है ना सारे। दुर्घटनाओं सहित 6 जानलेवा स्थितियों में कैशलेस सुविधा। यानी अगर बिल्कुल जानलेवा कंडीशन पे है आदमी, भैया जब जानलेवा कंडीशन पे होता है ना अपने घर वाले तो देखे नहीं जाते, फिर आप कुछ भी करके सोचते हैं कि कुछ बिक जाए, कुछ हो, इसका इलाज होना चाहिए। अपने इंसान के साथ तो सबका लगाव होता है, परिवार के साथ। उस कंडीशन में अगर आपका जहां आपको इलाज कराना है ये पैनल पर है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है निशुल्क कोचिंग योजना। कोचिंग निशुल्क मिलती है लेकिन बहुत हायर ग्रेड की, जैसे नीट की देंगे। और जनरली उन कोचिंग्स के बारे में जो लोगों को पता नहीं होता और उनके सिलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि बच्चे वहाँ उतना रेगुलर नहीं जाते। एक ना इंसान की फितरत होती है, कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है उसकी इज्जत उतनी नहीं कर पाता इंसान। तो कोचिंग के लिए सरकार ने कह रखा है पर ये अवेलेबल नहीं हो पाती। इस योजना के तहत आईआईटी, तो बहुत हायर लेवल, अब आईआईटी हर आम आदमी थोड़ी कर सकता है, वो तो बच्चा ही अलग होगा। और नीट जो मेडिकल वाले हैं डॉक्टर बनने के लिए आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है बच्चा लेकिन इतना इंटेलिजेंट है कि इसके एंट्रेंस को पास कर जाए, तो उतना तो लेवल भी तो होना चाहिए ना। सबको तो भगवान ने नहीं बनाया, ये तो कोई पूरे देश के पॉइंट कुछ परसेंटेज बच्चे ही तो होते हैं। हर आम बच्चा थोड़ी आईआईटी और नीट के लिए सोच सकता है। मेधावी छात्रों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, सिर्फ इनके लिए, आईआईटी और नीट। इस योजना के तहत 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। इस निशुल्क कोचिंग योजना का संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो कोचिंग सेंटर फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग सेंटर इन बच्चों की फीस सरकार से लेंगे। और सरकार कहाँ से देगी? आपके टैक्स के पैसे से। मैंने क्या कहा पहले, कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर सरकार कह रही है हम 1000 बच्चों को फ्री पढ़वा रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर वाले थोड़ी फ्री पढ़ा रहे हैं। कोचिंग सेंटर वाले तो फीस लेंगे, बस उन बच्चों से नहीं लेंगे, वो सरकार से लेंगे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरी मदर का इलाज हुआ, लगभग 2 लाख रुपए लगे, तो वो 2 लाख उन्होंने हमसे नहीं लिए लेकिन सरकार से तो लिए ना। और सरकार कहाँ से देगी? टैक्स से देगी। तो जब भी कुछ फ्री हो तो सोचो कि ये हमारे पैसे से हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, होता रहे। देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो लोग थोड़े अमीर हैं, वेल टू डू हैं, वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को दें, ताकि सरकार जो बिल्कुल गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भी फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है। निशुल्क कोचिंग योजना के लिए रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद, नूह और भिवानी। अगर समझ पाओ, साउथ की बेल्ट है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नीचे के तो हैं सारे, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, बस झज्जर और भिवानी मान लो बीच के हैं, बाकी सब नीचे की बेल्ट में है ये। अगला है हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना। श्रमिकों की बेटियों की शादी में हेल्प करना, जैसे 41,000 दे दिए, 51,000 दे दिए, 31,000 दे दिए, इस तरह से। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों की शादी धूमधाम से की जा सके। ये है, धूमधाम से कहाँ से होगी? 50,000 में। साथ ही बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया जाए। आदमी चिंता ना करे, क्योंकि पता है कि भाई सरकार दे देगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब 51,000 में भगवान ही जाने कौन सी धूमधाम हो सकती है, क्योंकि 51,000 में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है। पर कह रहे हैं तो ठीक है, मान लिया धूमधाम से 51,000 में। तो श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना। ठीक है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हमने हरियाणा में देखा, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पशुधन है। हम पशु को कहते हैं पशुधन, भाई हमारे लिए तो ये धन है। लेकिन आजकल आप देखते हो कई बार ऐसी बीमारियां आती हैं, जैसे वो है ना मुंह और खुर की बीमारी, कि भैंस तुरंत मर जाती है, गाय मर गई, अचानक से कोई बीमारी फैली, संभाल पाते, इंजेक्शन लगवाते, उससे पहले ढेर जानवर गाँव के मर गए पूरे। तो फिर क्या करें? इसलिए इनका बीमा कराने की बात करते हैं कि भैया जो तुम्हारा कीमती जानवर है ना, इसका बीमा करा दो 3-3, 4-4 साल तक, ताकि ये सेफ रहे। अब ऐसा नहीं कि इनका बीमा लाइफ लॉन्ग का होगा। भैंस गाय 4-6 साल में अगर मर गई तो फिर उस बीमे का क्या करोगे? तो इनका किश्तों में बीमा कराते हैं। इस योजना का उद्देश्य है गांव में भैंसों, ऊंटों के लिए 100 रुपए की बीमा प्रीमियम 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध करा दे। भाई भैंस मर जाए, गाय, ये गाय कर लेना, गाय, भैंस और ऊंट ये भारी भरकम जानवर है ना। अब जैसे बकरी है या भेड़ है, ये उतने भारी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, भैंस तो लाख लाख रुपए तक की तो नॉर्मल भैंस आने लग गई है। अब भैंस कोई आदमी 5 खरीद के लाया, 5 लाख लगाए पूरी जमा पूंजी, और भगवान ना करे उसकी 5 भैंसों को बीमारी हो गई और मर गई, तो वो तो आदमी लुट गया पूरा। इस कंडीशन में सरकार ने कहा गाय, भैंस और ऊंट तीनों महंगी चीज़ें हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनका बीमा करा दो। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 100 रुपये का प्रीमियम है, 3 साल तक इनकी सेफ्टी हो गई। ठीक है। इस योजना में बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती हैं। इसका लाभ एससी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग ले सकते हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए मेन है, क्योंकि देखो आज भी गांव में शेड्यूल कास्ट के पास पैसा उतना नहीं होता, वो बेचारा किसी तरह पूरी ज़िंदगी इकट्ठे करे पैसे और गाय भैंस खरीद ले और वो मर जाएं तो उसका तो सब कुछ बर्बाद है। इसलिए उनके लिए कह दिया कि हम पशुधन बीमा योजना भी चलाएंगे।
नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था ना आपके यहाँ। दुर्घटना सहायता योजना, तो ये क्या है, ये कह रहे हैं अगर कोई भी इंसान के साथ दुर्घटना होती है, भाई किसी मान लीजिए कोई जा रहा था सड़क पे, कोई उसको टक्कर मार के चला गया, मर गया वो आदमी, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसने ये वाली सहायता लेनी है उसके घर वालों ने, तो उसमें उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता कर देंगे कि भाई आदमी अगर मर गया, कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए शरीर से लाचार हो गया, कुछ नहीं कर सकता, तो उसको पैसे देंगे। इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी आएंगे। अब ये नहीं कि कोई बिहार से आके कह रहा है जी मेरे तो टांग टूट गई तो मुझे 50,000 दे दो, ऐसे नहीं, हरियाणा के होने चाहिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। यानी अगर हम इसमें नहीं आते तो हरियाणा के हैं तो हम ये प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुर्घटना होने पर 1 लाख की राशि से अपना इलाज करवा पाएगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। यानी अगर आपने कोई प्रीमियम नहीं भी भर रखा, बीमा का तुम्हें पता होगा ना लॉजिक, पहले आप पैसे देते हैं तब आपका बीमा होता है। ऐसे नहीं कि बीमा का मतलब है आपको कुछ भी नहीं देना, आपको लाखों करोड़ों मिलेंगे, नहीं। अगर किसी इंसान ने अपने जीवन का, मैं एक एग्जांपल अपने से देती हूँ, जैसे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैंने 2 पॉलिसी ली, पीएलआई का मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। वो 2 पॉलिसी इसलिए ली क्योंकि जब आप नौकरी में लगते हैं ना, तो आपकी सैलरी अगर आप अच्छे ग्रेड पे गए हैं तो पहले साल में ही आप टैक्सेबल में आते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सब लोग ये राय देते हैं कि भाई टैक्सेबल है, टैक्स को कुछ कोशिश करके अपना पैसा सेव कर लो, कुछ पे टैक्स दे देना। तो जैसे हम लोगों की सैलरी बढ़िया थी तो टैक्स बढ़िया बनता था, तो फिर सब जितने भी टीचर्स थे सब ने सजेस्ट किया कि सब लोगों ने, अब जैसे मैं बहुत यंग थी, बाकी सब लोग एज थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने ना इस तरह से अपने पैसे को इंश्योर कर लो थोड़ा सा, ताकि कल को तुम्हें कुछ हो जाए दिक्कत ना हो। तो मैंने उसके, जब मेरी जॉब लगी, प्रोबेशन क्लियर हुआ, ये हुआ हाँ भाई परमानेंट उसमें आ गए, तब मैंने अपना पीएलआई लिया 5 लाख का एक, 5 लाख का एक। उसमें क्या किया, हर महीने पैसे भरते गए। पहले हमने पैसे भरे, मैंने 5 लाख रुपए जब पूरे भरे किश्तों में कर करके, जैसे महीने के मुझे ध्यान है शायद 1 के 5,000 रुपए कुछ जमा होते थे। फिर फाइनली जाके 10 साल बाद उस 5 लाख के 7 लाख पता नहीं कितने 56 या 58 कितने मिले थे मुझे नहीं याद, इतने मिल गए। अब तुम्हें लगेगा यार बहुत रुपए मिल गए, 5 के 7, 7.5 मिल गए, लेकिन साल भी तो देखो ना, 10 साल अपने अपनी सैलरी के 5-5 हज़ार कटवाए हैं, तब जाके आपको रुपए मिले हैं। और ये तो तब था जब ये सरकारी था। प्राइवेट में करवाते हैं तो पता चला कि जमा 5 कराए थे और कंपनी कह रही है जी हम तो लॉस में, हम तो 4 ही दे सकते हैं, तो आपके 1 लाख रुपए मर गए। ऐसे होते भी हैं। प्राइवेट में मैंने करवा के देखा था, रिलायंस पता नहीं किसमें थी, 50,000 जमा कराए थे, उसमें से 35 वापस आए, 15 कंपनी ने कहा भैया हम घाटे में चल रहे हैं और हम नहीं दे सकते, तो ठीक है 15 नुकसान में सही। इसलिए सरकारी चीज़ें ज़्यादा रिलायबल होती हैं। अब सरकारी ने 5 के कम से कम 7.5 तो दिए। वैसे सरकारी में भी कहा गया था 8,15,000 मिलेंगे, लेकिन उस टाइम शेयर मार्केट नीचे था, फिर भी आप आंख बंद करके सरकारी पे विश्वास करते हैं कि यार ये कह रहे हैं तो मिल जाएंगे। प्रीमियम भरना इसी को बोलते हैं। कोई भी आदमी अगर अपनी लाइफ को भी इंश्योर करता है ना, मान लीजिए आप कल को आप लग जाते हैं नौकरी में और आपको लगता है कि यार मेरे पीछे परिवार है, मुझे कुछ हो जाए दिक्कत ना हो, तो मैं अपना LIC ले लूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है पॉलिसी ले लूँ। आपने मान लीजिए अपनी 20 लाख की पॉलिसी ले ली, तो उसमें 20 लाख आपको भरने पड़ेंगे पहले, फिर मिलेंगे वो। जैसे आपने मान लीजिए आप 20 साल के हैं, 25 में आपको नौकरी मिलती है, 25 से वो मानते हैं कि आप 60 तक स्वस्थ रहेंगे और कमाएंगे, तो हर साल में आपको मान लीजिए आप 20-20 हज़ार जमा कराने हैं, तो फाइनली जाके आप इतने लंबे टाइम में जितने रुपए जमा करा देंगे ना, उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट देके आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा, हम ऐसा क्यों कराएं, क्योंकि भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। मान लीजिए 25 में नौकरी मिली और भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन 30 में वो एक्सपायर हो गया, उस टाइम पे वो प्रीमियम भरते भरते उसको 5 साल बीत गए थे, तो फिर ये LIC की जिम्मेदारी है कि सिर्फ 5 साल के बेसिस पर भी उस आदमी को उतना ही रुपया दिया जाए जितना कि उसने प्लान लिया था। जो उसको 35 साल भरने थे ना रुपए, वो अगर नहीं भर पाया, बीच में एक्सपायर हो गया, तो ये माना जाता है कि उसने भर दिए पैसे और फिर उतने ही रुपए वापस दिए जाएंगे। इसीलिए लाइफ इंश्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। ये पैसा लास्ट में तो आपको मिलता ही मिलता है, अगर बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उतना ही पैसा मिल जाएगा, चाहे आपने प्रीमियम नहीं भरा। 1-2 प्रीमियम भरने के बाद आप इसमें सीरीज में आ जाते हैं, ये फायदा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, प्रीमियम का भुगतान भी जरूरी नहीं है। कौन से प्रोजेक्ट में, ये वाला जिसमें कि दुर्घटना की बात थी। वैसे प्रीमियम भरने होते हैं हर चीज में। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 70 वाले इसके तहत आ सकते हैं। अब ये तो थी सारी प्रोजेक्ट समाज के। अब बात कर रहे हैं महिला और बाल विकास से संबंधित, यानी औरतों के लिए
क्या किया। आप अच्छी तरह जानते हैं आज भी औरतों की स्थिति उतनी नहीं है, दोयम दर्जे की है। दोयम दर्जा सेकेंडरी। आप अपने घर परिवार में भी देखिए, आदमियों का जो है ना वर्चस्व आज भी कंट्रोल सोसाइटी पर है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और आदमियों के इस कंट्रोल का सबसे बड़ा कारण था हमारे पेरेंट्स की जो पीढ़ी थी। वहाँ तो स्पष्ट दिखता है कि पितृसत्तात्मक ही समाज था, क्योंकि जो पिता चाहते थे वही घर में होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें क्यों सुधरी, क्यों बदली, क्योंकि अब धीरे धीरे औरतें भी वर्किंग हो गई। जैसे आर्थिक जो चीज़ होती है ना, पैसा, ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है कि घर में किसकी सुनी जाएगी। पहले सिर्फ आदमी कमाते थे, तो औरतों को बोलने का, क्वेश्चन पूछने का, जवाब करने का, किसी को जवाब देने का या फिर क्वेश्चंस को ढंग से पूछने का कोई हक नहीं था। डिस्कशन का कोई पार्ट महिलाओं के साथ नहीं डिस्कस किया जाता था, ये सिर्फ आदमियों का डिसीजन था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि औरतों में उतना दिमाग नहीं है। मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल ये मानती हूँ कि हाँ ऐसा था। ये इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि किसी भी इंसान के दिमाग के विकास के लिए उसको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा परिवेश मिलना चाहिए। औरतों को पुराने टाइम में इतना ज़्यादा, जैसे दलित थे ना ऐसी ही औरतें थी, तो दिमाग के विकास के लिए माहौल, वातावरण मिला ही नहीं। अब दोबारा से लड़कियों को माहौल मिल रहा है। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप देखिए आपके घर में अगर बेटी है, आपकी खुद की बहन है, आप उसको अच्छा माहौल देके देखिए, उसका दिमाग भी उतना ही चलेगा जितना कि एक लड़के का चलता है। अब जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में 4 और 5 साल के बच्चे हैं और वो बेटा बेटी हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो लड़कियों का एडमिशन खराब स्कूल में करवाएंगे और लड़कों का अच्छे में। पहले ऐसा करवाते थे, मैंने खुद देख रखा है। हमारे ही सर्कल के लोग थे कि बहन अलग स्कूल में पढ़ रही थी और भाई अलग स्कूल में। तो इससे ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि भाई को भेज रहे हैं महंगे स्कूल में जहाँ दिमाग के डेवलपमेंट का माहौल अच्छा है, और लड़की को भेज रहे हैं वहाँ जहाँ टीचर्स कभी क्लास में ही नहीं आके झांकते। तो इन सब का असर कहीं ना कहीं सोच, विचारधारा, आइडियाज़ पर आएगा ना, प्लानिंग्स पर। इसीलिए औरतों का दिमाग कम यूज़ होता था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि सब बेटियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, सब बराबरी पर है, अब कहाँ है उतना अंतर लड़के लड़की में। अब दिमाग का स्तर एक है, क्योंकि परिवेश दोनों को अच्छा मिल रहा है। आप खुद भी देखिए, कल को आप भी माँ बाप बनेंगे, हम में से कितने ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल तो 1% भी आदमी ऐसे नहीं है टोटल, जब ये सोचते हो कि बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ा दूंगा और बेटी को नॉर्मल स्कूल में। अब कोई नहीं करता ऐसा, बहुत कम लोग हैं जो आज भी ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो लगभग लोगों ने क्या किया, इक्वालिटी। बेटियां हैं तो भी अच्छे स्कूल में जाएंगी और बेटे हैं तो भी। और मुझे लगता है जब आदमी को माहौल अच्छा मिलेगा ना, तो 99% लोग पढ़ सकते हैं। 1% को तो बुद्धि नहीं मिली, उनको तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर एक नॉर्मल सा वातावरण मिले, अच्छा परिवेश मिले और सही टाइम पे सही गाइडेंस देने वाले पेरेंट्स और टीचर मिल जाए, चाहे वो अनपढ़ हो पेरेंट्स, लेकिन वो सही दिशा दिखाने वाले हों, तो बच्चा कामयाब बन सकता है। और इसमें लड़के लड़की का कोई अंतर नहीं होता, ये तो हमने समाज ने बना रखा था। अब औरतें क्योंकि वर्किंग हैंड है, जब कमाने लगते हैं ना तो फिर सब बराबर होते हैं, फिर औरत और आदमी का अंतर नहीं रहता, क्योंकि दोनों का दिमागी विकास हो चुका है। तो ये सिर्फ महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं कि औरतों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो औरतों को आगे बढ़ाने के लिए विधवाओं की पेंशन की बात कर लेंगे। लड़कियों को, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग जो हैं स्कूलों में तो अंतर करते हैं, डाइट में भी अंतर करते हैं। जब लड़का खाएगा तो उसको बढ़िया खाना मिलेगा, बेटी खाएगी तो बच्चा खुचा। अब तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने खुद अपने क्लोज रिलेशंस में देखा है। हम तो खैर लड़कियां ही लड़कियां थी घर में, तो हमारे साथ तो वो ट्रीटमेंट कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने घरों में देखा है, बिल्कुल सगे लोगों में, कि बेटा है तो उसका दूध अलग बंधा हुआ है, वो दूध सिर्फ वो पिएगा, उसमें कोई पानी नहीं डलेगा। और जो बेटियां हैं तो वो साझे का दूध जो आएगा उसमें चाय भी बनेगी, उसमें पानी भी डलेगा। तो ये डिफरेंस हुआ करता था। इसके लिए सरकार ने क्या किया, लड़कियों के पोषाहार पे काम किया। लड़कियों को मुफ्त में भाई 6 किलो चावल या 6 किलो गेहूं एक महीने में, ताकि पेट भर रोटी तो मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बेटियों को रोटी देने में भी कतराते हैं। चलिए, सखी योजना पहली है। सखी, सखी मतलब फ्रेंड। तो कुछ औरतें हैं जो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, खासकर महिलाओं, जैसे हम बात करें अपनी माओ के एज ग्रुप की महिलाओं की, दो तरीके से परेशान होती थी। या तो उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, उनके खुद के पिता, या उनका बेटा, उनका पति अच्छा नहीं निकला। तो वो कहाँ जाएं? औरत के दो ही सहारे थे भाई, या तो मायका, मायका है तो पिता होने चाहिए अच्छे, और या फिर अपना ससुराल जहाँ हस्बैंड और बेटा अच्छे होने चाहिए। और ये सारे ही खराब हों तो औरतों को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वर्किंग नहीं थी। उनके लिए प्रोजेक्ट चलाया सखी योजना। हरियाणा के महिला बाल विकास मंत्रालय, जब औरतों की बात आएगी तो यही मंत्रालय आएगा, द्वारा महिलाओं को सुरक्षा और सहायता देने और किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला को राहत देने के लिए 5 जिलों में इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई। तो सखी योजना जो महिलाएं पीड़ित हैं उनके लिए है। तो ये पीड़ित तो किसी भी रूप में हो सकती हैं औरतें। नेक्स्ट है, ये योजना पति और पिता, देखो महिला के जीवन पे दो लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, या तो उसके खुद के फादर या उसके हस्बैंड। बाकी चीज़ों से उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पिता पढ़े लिखे हैं
पिता समझदार हैं तो अपनी बेटी को अपने घर से ही पैरों पे खड़ा करके भेजेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगले घर में उसको इज्जत मिलेगी। अगर पिता ने कभी बेटी पे ये सोचा ही नहीं कि इसको पढ़ा लिखा दूँ, बस इतना कि 16-18 की हुई शादी कर दी और आगे जाके पति का परिवार भी खराब मिल गया, पति खराब मिल गया बेसिकली, तो उस औरत की तो जीवन बिल्कुल तबाह हो गया। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं, उनके लिए है ये। पति और पिता से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। मैं फिर वही बात करूंगी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई भी इंसान पीड़ित तब होता है 99.9% केसेस में जब वो वर्किंग नहीं होता। पीड़ित कोई भी हो सकता, पढ़ा लिखा भी पीड़ित हो सकता है, कोई आईएएस अफसर भी महिला पीड़ित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके पास ऑप्शन होता है, अगर वो वर्किंग हैंड है ना तो वो अपने डिसीजंस ले सकती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं, तो उनको पीड़ित की कैटेगरी से निकलना कंपैरेटिवली आसान दिखता है। लेकिन जो औरत 1 रुपया नहीं कमाती, जिसको ये भी नहीं पता कि भाई मैं बाहर जाके कोई काम काज कर सकती हूँ, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको जीवन जीना है तो पीड़ित रह के जीना पड़ेगा। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट बन गई। हमारी माएँ अगर अनपढ़ थी तो फिर भी जीवन चल जाता था। लेकिन आज आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे? हम सब क्या चाहते हैं कि अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट करके हम उसकी शादी करेंगे, या अगर वो भी अपनी मर्जी से अपनी शादी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट बन जाए। पहली शर्त है कि बेटी कमाती हो, बेटा कमाता, दोनों कमाते हो, क्योंकि कमाने वाला आदमी जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो गलत डिसीजंस, गलत बिहेवियर करेगा ही नहीं। देखें क्या कह रहे हैं आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। खुद प्रधानमंत्री मोदी हमारे पानीपत में आए थे और मोदी जी ने यहाँ से लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्टार्टिंग में परिणीति चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, फिर इसके ब्रांड एम्बेसडर बदलते गए, फिर जिलों ने अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना लिए। परिणीति क्यों? क्योंकि वो अम्बाला से है तो अपने यहाँ से है। देश में लिंग अनुपात में समानता, कि भाई लड़कियों को भी जन्म मिले, उनको मौका तो मिले जन्म लेने का, तो लिंग अनुपात में समानता लाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को की गई थी। तो बेसिकली लिंगानुपात और बेटियों को गर्भ में ना मारा जाए, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना, जिसमें लड़कियों का एक अकाउंट बनाया गया था कि भाई इतने से इतने रुपए आप अपनी बेटी के लिए जमा करा सकते हैं, सरकार भी कुछ उसमें हेल्प करेगी, और जब वो 20-22 साल की होगी तो उस पैसे को आप चाहे तो उसकी शादी में लगा लो और चाहे तो उसकी पढ़ाई में लगा दो। वैसे मैं पर्सनली ये कहूँगी, शादी में बेशक पैसा मत लगाओ, पढ़ाई पर पैसा लगाओ, क्योंकि पढ़ लिख के अगर काबिल बन गई तो उसको शादी के बाद अपने आप लाइफ जीना आसान दिखेगा, और अगर वो काबिल नहीं बनी तो फिर वो एक एक चीज़ के लिए दूसरे की तरफ देखेगी कि भाई है तो मशीन भी दे दे, पिताजी बैठे हैं तो मुझे एसी भी लगवा दे। जैसे हर चीज़ पे बहुत अच्छी बात नहीं होती किसी की फाइनेंशियल मदद करना, किसी को लायक बना देना बहुत अच्छी बात है। जो पैसा आप दहेज में देंगे उससे बढ़िया उसकी एजुकेशन पे लगा दो, पढ़ी लिखी बना दो। अगर वो इंडिपेंडेंट होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो उसको लाइफ पार्टनर अपने आप अच्छा मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो कम से कम वो कमा के खा पाएगी। आप कितना ही धन देना, कितना ही कुछ करना, लेकिन सामने वाला कभी इज्जत नहीं करेगा जब तक कि वो पढ़ी लिखी समझदार नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी रखो, शादी ब्याह बाद की बातें हैं, पहले इंडिपेंडेंट बन जाए हमारी बहनें, हमारी बेटियां। तो ये चलाया सुकन्या समृद्धि खाता योजना शुरू की गई, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्राप्त हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। आदमियों के वर्चस्व का कारण ही सबसे बड़ा ये है क्योंकि आदमी कमाता था, और मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव करती हूँ, जो कमाता है उसकी इज्जत होनी चाहिए, इसमें ये दो राय है ही नहीं। जो कमाएगा उसको इज्जत मिलनी चाहिए। तो जब तक आदमी आदमी कमाते थे तो आदमियों की इज्जत थी। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 10 सालों में, 12 सालों में सब लड़कियां भी कमाने लग जाएं। जब आदमी और औरत दोनों कमाते होंगे, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये जो है ना दोयम दर्जा, नीचे की तुम भाई निचले स्तर पे हो, ये नहीं देखने को मिलेगा। और अपने ऊपर इस चीज़ को अपनी बेटी और अपने बेटे पे रख के देखना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते, हम में से कोई भी, कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा डिग्रेडेड टाइप का व्यवहार करे कि वो अगर पैसे नहीं कमाती तो उसके साथ भैया खाने को अच्छा ना मिले, या अच्छा पहनने को ना मिले, या बाहर जाने का मौका ना मिले। बेटियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है। इस योजना को हरियाणा में राज्य के महिला और बाल विकास, अब महिलाओं की है तो यही डिपार्टमेंट देखेगा, मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इसके अंत पेपर में आता है नोडल मंत्रालय कौन है, तो ये है। इस योजना में राज्य की ब्रांड एम्बेसडर तब परिणीति चोपड़ा थी 2015 में, क्योंकि वो अम्बाला से है, लेकिन बाद में ये बदलती चली गई थी। ठीक है। फिर मानुषी छिल्लर बनी थी जब 17 में मिस वर्ल्ड नहीं बनी थी मानुषी। फिर मुझे याद है जब ये अनु कुमारी जी ने यूपीएससी में सेकेंड टॉपर थी सोनीपत से, तो सोनीपत वालों ने इनको बना लिया, अलग अलग बदलती गई थी।
सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोजेक्ट, उसमें 3-4 चीजें और आ गई, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता योजना, उसी में आ गई आपकी बेटी हमारी बेटी। सरकार कह रही है अगर किसी गरीब के घर बेटी जन्म लेगी तो चिंता मत करो, आपकी बेटी हमारी बेटी है। कैसे जी? हम इसके नाम पे पैसे जमा कराएंगे इसके जन्म के तुरंत साथ, और कुछ सालों तक लगातार पैसे देंगे, मेरे ख्याल 5-5 हज़ार देते हैं एक साल में। और फिर जब वो 20 साल की हो जाएगी तो वो अपने पैसे को, समझदार हो गई ना, निकाल लेगी, पढ़ना चाहेगी पढ़ लेगी, और नहीं तो आप उसकी शादी में लगा देना। ठीक है। तो योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च, महिला दिवस होता है ना, तो महिला दिवस पे 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। अब बेटियों को मारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि लोग डरते हैं कि पता नहीं कल को कैसा परिवार मिलेगा, बेटी किसी के घर जाएगी, पता नहीं कहीं कोई दुखी ना करे, कहीं हमारी बेटी परेशान ना हो। अभी मैं कल भी देख रही थी, अभी मेरे ख्याल 1 हफ्ते भर पहले की रिकॉर्डिंग है, एक बच्ची जिसकी शादी अभी हुई थी दिसंबर में, और उसने महीना भी नहीं बीता, उसने जो है सुसाइड कर लिया। ससुराल में इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको अगर बदलना है तो बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें होंगी तो वो डिसीजन कंपैरेटिवली बेहतर ले पाएंगी। तो कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, शिशु दर को बढ़ाना, और राज्य में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना। पढ़ाई लिखाई से दिमाग खुलता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और एससी, भाई एससी वाले जो है इनकी बेटियों के जन्म पे पैसा, और गरीबी वालों को भी, परिवारों में 22 जनवरी 15 को या इसके बाद जो जन्म लेने वाली लड़की हैं, इनके नाम पर 21,000 की राशि बैंक में जमा की जा रही है। ये 21,000 कौन दे रही है? सरकार। यानी आप में जो टैक्स पेयर्स हैं वो लोग, उनके पैसे से ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। 21,000 की राशि बैंक में जमा करवा दी, या तो पापा उसके गरीबी रेखा से नीचे क्यों, या एससी हो। ये राशि कन्या के बालिग होने पर उसकी शिक्षा या विवाह के उपयोग में लाई जा सकती है। बेस्ट क्या है? उसकी पढ़ाई में यूज हो। इस योजना का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी नोडल मंत्रालय है। फिर है हरियाणा कन्या कोष। कन्या कोष है तो इसमें भी पैसे जमा कराएंगे। ये सब पैसों की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं लड़कियों को बोझ न माने कि भाई हम दे रहे हैं पैसे जन्म पे, और जब ये इतने की होगी तो इतने रुपए मिल जाएंगे। तो हरियाणा कोष की स्थापना 8 मार्च, वही महिला दिवस 2015 को, सेम वही राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई टोटल 100 करोड़ इकट्ठे करेंगे। ये कोष राज्य की लड़कियों और महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए गठित किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों के लिए एक ऐसा वातावरण, देखो यही तो मैं बता रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका माहौल। माहौल से आपके दिमाग का विकास होता है। जेंडर से दिमाग नहीं बढ़ता और घटता, ये माहौल होता है जो दिमाग को विकसित करता है या विकसित नहीं हो पाता। सारे लड़के भी थोड़े दिमागदार हैं, कितने लड़के जिनकी बुद्धि का विकास ही नहीं होता, जिनको रिस्पेक्ट ही नहीं पता, अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की, टीचर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं आती। ये वातावरण है जो आपके दिमाग का विकास करता है, आपको समाज में अच्छे इंसान के रूप में पहचान बनाने में हेल्प करता है। तो वातावरण तैयार करना जहाँ उन्हें विकास और सशक्तिकरण के समान अवसर प्राप्त हों, तो आप वातावरण के ऊपर फोकस करेंगे। इस कोष का उपयोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत, तो कितने 100 करोड़ रुपए। आपकी बेटी हमारी बेटी कैसे? बेटी का जन्म हुआ तो पैसे सरकार दे देगी। ठीक है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में पेरेंट्स अपनी बेटियों के नाम पे इन्वेस्ट करेंगे। भाई हर महीने में 1,500 रुपए, या जो अमीर है तो भैया 1-1.5 लाख रुपए जो अफोर्ड कर सकता है अपनी बेटी के नाम पे जमा कराते रहेंगे। ठीक है। ये इस योजना का उद्देश्य लिंग असंतुलन और भेदभाव के प्रति सकारात्मकता बनाना है, मतलब भेदभाव ना करे, वो उस सेंस में है। ये योजना अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए, कि बेटी है तो क्या वो इन्वेस्ट करो, प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत लड़की के जन्म होने से 10 साल की आयु तक एक खाता खुलवाया जा सकता है जिनकी बेटी 1 से 10 साल के बीच की है। न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रति माह डालनी है, आपको अपने घर से डालनी है, ये कि एक महीने में 1,000 रुपये हम जमा कराएंगे। ठीक है। और अधिकतम राशि आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं प्रति वर्ष। अच्छा, प्रति वर्ष में जमा की जा सकती है। जमा की गई राशि पर 8% की दर से ब्याज देगी कौन? सरकार। ये सरकार का है। इस योजना का लाभ वे लड़कियां भी प्राप्त कर सकती हैं जो इस कार्यक्रम के शुरू होने से 1 साल पहले 10 साल की हो गई, वैसे 1 से 10 के बीच वाली। इस खाते में अभिभावक अधिकतम 15 साल तक पैसे जमा करा सकते हैं। यानी अगर बेटी है आपके घर में तो आप उसके खाता उसका खुलवा दीजिए, हर महीने 1,000, तो मिनिमम की बात करें, साल में 12, और फिर 12 करके जब वो बड़ी होगी तो बहुत सारे रुपए, फिर कुछ सरकार देगी, 8% का ब्याज कुछ ना कुछ तो देगी ना। खाता धारक अपरिपक्व राशि का 50% भाग कन्या के 18 वर्ष के होने पर उसके विवाह या उसकी एजुकेशन के लिए कुछ निर्धारित शर्तों पर निकाल सकता है। तो जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी वो लड़की, तो उसके पिताजी या उसका भाई जो भी केयर टेकर है, वो उसकी टोटल राशि जितनी जमा हुई है ना, भाई उस पर ब्याज तो सरकार ने दिया ना। मान लीजिए किसी ने साल के 12,000 जमा कराए तो 8% का ब्याज दिया जाएगा, तो उसके मान लीजिए 12 1 से 15 हो गए, फिर ऐसे हर साल, तो बहुत सारे रुपए इकट्ठे, बहुत सारे इन द सेंस गरीब के नजरिए से तो उतना भी बहुत है।
ठीक है, अगला है मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या है, इसमें टीके लगेंगे। इंद्रधनुष लग रहा है कोई रंग बिरंगा, टीके लगेंगे। 7 बड़ी भयानक बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को टीके लगेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो। इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल को इसलिए की क्योंकि स्वास्थ्य दिवस होता है, जैसे 8 मार्च का महिला दिवस था। 2015 को पानीपत से शुरू किया गया। हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 7 टीके, तभी इंद्रधनुष नाम है, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी और टीबी से संबंधित लगाए जाते हैं। तो इसमें 7 बड़ी बीमारियां, भाई डिप्थीरिया, गला पूरा सूज जाता है ना, सांस आना बंद हो जाता है, और टेटनस, पोलियो वैसे तो 2 ड्रॉप्स पिला सकते हैं लेकिन इसमें टीका भी लगता है, फिर टीबी, तो भयानक रोग हैं। ये बड़े बड़े रोग हैं 7 जिनके लिए बच्चे को इंद्रधनुष के तहत कवरेज दी गई कि बच्चों को टीके लगाए गए। सबला योजना, सबला से तुम्हें दिख रहा है औरतों के लिए होगी, सबला तो महिलाओं के लिए तो है। तो सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा 2011 में अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर और कैथल में, तो महिलाओं से जुड़ी है। कौन करेगा इसमें काम, इसमें करेंगे महिला और बाल विकास। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। यह शारीरिक की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे घरों में आज भी खाने पीने में लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है, गाँव में, पिछड़े गाँव में। तो कह रहे हैं कि सरकार देगी इनके खाने पाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, ये योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए, सबला ऐसा नहीं कि 18 से बड़ियों के लिए, जो लड़कियां थोड़ा सा एडोलेसेंस में आ गई, 11 से 18 की लड़कियां, इनके लिए है। तो क्या करेंगे, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण और गृह प्रबंध जैसे बिंदुओं पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देंगे लड़कियों को कि वो लड़कियां समझदार बन पाएं। तो 11 से 18 के लिए सबला योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लड़कियों के लिए है, लाडली है। तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता क्या है, मैंने क्या बताया था कि जिनकी बेटियां होती हैं उनके मन में इनसिक्योरिटी है कि यार जब तक हम जवान हैं, बेटियां हमारी छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी, हम जब तक कमाएंगे तब तक तो हमारी दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को ये बेटियां शादी करके जब अपने ससुराल चली जाएंगी, उस टाइम हमारा केयर टेकर कौन, कौन हमें पानी देगा, खाना देगा, कहाँ से हम पैसे लाएंगे। पेरेंट्स की चिंता है। तो फिर हमारी सरकार ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम 45 से 60 तक आपको पेंशन देंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास बेटा नहीं है, और 60 के बाद फिर वृद्धावस्था में आप आ जाएंगे तो आपको चिंता नहीं करनी। ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, उनके मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना, अब जैसे हमारे समाज की तो ये सोच है ना कि लड़कियां कितनी भी लायक हो तो भी पेरेंट्स का फायदा नहीं हो सकता, भाई वो तो दूसरे घर की हो गई, और लड़का निकम्मा निठल्ला है तब भी बुढ़ापे में संभाल लेगा, यही तो सोच है हमारे यहाँ। लड़कियां कितनी भी लायक हो तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, अब हम तुम्हारा अगर आप कुछ भी चाहेंगे करना तो कहेंगे नहीं, अब हम लोग ये नहीं ले सकते क्योंकि तुम तो मैरिड हो। ये जो एक दिमाग में एक जाला बन रखा है हमारे पेरेंट्स के टाइम के लोगों का, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, पर धीरे धीरे हटेगा। जब हमारे अगली पीढ़ी के बच्चे बड़े होंगे ना, जो आज से 20 साल बाद बड़े होंगे, तब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि लड़कियां भी अपने पेरेंट्स की उतनी कदर कर पाएं जितनी कि लड़के करते हैं। इसमें दोनों की बराबरी के पक्ष में हूँ मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि लड़के के घर वालों का ध्यान ही नहीं रखना। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के घर वालों का भी ध्यान उतना ही रखा जाए अगर उसका भाई नहीं है तो, जितना कि लड़के के। दोनों मिलजुल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जहां जरूरत हो उनके पास टाइम पे खड़े हो जाए, यही तो चाहिए बुढ़ापे में, और क्या चाहिए। तो क्या कह रहे हैं ये, आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2006 को कि भाई जिनकी बेटी है उनको पैसे देंगे। इस योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह भत्ता माता पिता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन तक प्रदान किया जाता है। 60वें के बाद तो उसको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया ही जाएगा। तो 45 से 60 तक अगर आपके घर में बेटा नहीं है तो आपको ये वाला लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिल गया, और फिर 60 से वृद्धावस्था मिल गया। ठीक है, वो अलग बात है कि 500 में महीना कटेगा कैसे। लाडली योजना, जिन घरों में 2 बेटियां हैं, 1 बेटी में नहीं 2 बेटियां, 3 भी ना हो, 2 बेटियों में मिलेगा लाडली योजना। इसके तहत लड़कियों के पेरेंट्स को प्रेफरेंस में रख के उनको बहुत सारे फायदे। लाडली योजना की शुरुआत 2005 को महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से की गई। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात को रोकना है, ताकि लोग सोचेंगे यार कोई बात नहीं, दूसरी बेटी हो गई, लाडली योजना में हमें फायदा मिल जाएगा। ये योजना विशेष रूप से उन माता पिता के लिए शुरू की गई जिनकी संतानें 2 लड़कियां हैं। 2 बेटियां तो लाडली मिलेगा, 1 में नहीं। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिन परिवारों में दूसरी कन्या का जन्म 2005 या इसके बाद हुआ है। अगर जैसे हमारे टाइम में देखें तो सबकी 4-4, 6-6 बेटियां थी, कौन सी बड़ी बात है, उनको रुपए नहीं मिलेंगे। 2005 के बाद अगर आपके घर में दूसरी बेटी जन्म लेती है, इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराई गई, उनके लिए है लाडली। इस योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर, पहली पे नहीं दूसरी, उस परिवार को अगले 5 सालों तक हर साल 5,000 दिए जाएंगे, यानी 25,000 रुपए मिलेंगे अगर दूसरी बेटी हुई है तो। ठीक है,
देवी रूपक योजना, हर घर में कमाने वाला एक आदमी होता है। जैसे हमारे टाइम में कमाने वाला एक ही होता था, भाई पिता ही कमाते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी पूरे घर का खर्चा, हमारी पढ़ाई लिखाई। जो आप लोग हैं, आपकी पीढ़ी भी ऐसी देखी। बहुत बार ऐसा होता था कि घर में एक कमाने वाला है, उसी को कुछ हो गया तो फिर क्या करें। तो फिर ये प्रोजेक्ट लाया गया देवी रूपक योजना। इसमें ये मान लो देवी के रूप में एक प्लान दिया और इसमें कहा कि अगर घर में कमाने वाला एक है और उसकी डेथ हो जाए तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। कमाने वाले का शरीर खराब हो जाए तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। शरीर का एक अंग खराब हो गया तो इस तरह से कर दिया, अभी 25,000 देंगे, 2 खराब हो गए तो 50,000। और अगर डेथ ही हो गई या पूरी लाइफ के लिए बिना कमाने लायक हो गया, वो किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गया, तो 1 लाख रुपया। तो देवी के रूप में एक तरह से मदद कर दी। ये योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने और घटते स्त्री पुरुष अनुपात को, अच्छा ये तो देवी रूपक है, वो देवी रक्षक है। जो मैंने एक्सप्लेन की वो रूपक नहीं, वो रक्षक है। ये देवी रूपक है लड़कियों के लिए, लिंगानुपात एक जैसे हैं ये। देवी रक्षक है तो देवी रक्षा करेगी, वो 1,50,000 25,000 वाली। ये देवी रूपक है, ये बेटियों से संबंधित, लिंगानुपात के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, लाडली था। तो ये क्या कह रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, लड़के लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने और घटते स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करने के लिए 2002 को हरियाणा के परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, इसमें पैसे वाली बात नहीं है, वो देवी रक्षक में, दोनों में देवी नाम आएगा, उसमें रक्षक आएगा। रक्षा पैसे से होगी, रूपक में जनसंख्या नियंत्रित कर लो, ज्यादा जनसंख्या मत बढ़ाओ। स्वयं सिद्धा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप सुने हो अगर आपने, SHG लिखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होते हैं, जैसे आदमी होते हैं ना, कमेटी डाल लेते हैं, भाई 10 ने मिलके मान लो 10-10 हज़ार की कमेटी डाली, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। फिर जिसको जरूरत है उनमें से वो कमेटी उठा लो, कुछ घाटे में या जैसा बन पड़े, फिर उससे क्या फायदा होता है, इकट्ठे 1 लाख जिसको जरूरत होती है एकदम से मिल जाते हैं। ऐसे ही महिलाओं के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और इसमें ये सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, इसीलिए इसको योजनाओं में। वरना थोड़ी सी जो मॉडर्न महिलाएं हैं और वो वर्किंग नहीं है, 99% वर्किंग नहीं होती जब पढ़ लिख के, तो वो किटी पार्टी टाइप में, वो भी कमेटीज का ही एक रूप होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्वयं सिद्धा, इसकी शुरुआत 2002 में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के रूप में हरियाणा के 6 जिलों में 16 ब्लॉक में हुई। वर्तमान समय में योजना केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से, तो इसमें औरतों के ग्रुप बना लिए जाते हैं। स्वयं सिद्धा, अपने आप को सिद्ध करो, स्वयं सिद्धा। किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार, मैंने बताया कि लड़कियों को बहुत बार डाइट अच्छी नहीं मिलती, तो 6 किलो चावल इनको मुफ्त में मिलेंगे, एक एज ग्रुप की लड़कियों को। ये योजना राज्य के अंबाला और यमुनानगर जिलों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत 11 से 19 साल की लड़कियों को जन वितरण प्रणाली, यानी ये होता है ना राशन सिस्टम के तहत लगातार 3 महीने तक 6 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। ये 2 ही जिलों में चलाई थी कि लड़कियों को 6-6 किलो गेहूं दे दो ताकि कम से कम पेट भरने लायक तो घर वाले खिला दें। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, नाम से समझ जाओ बीजेपी ने नहीं चलाई होगी, कांग्रेस ने चलाई होगी। जो ये नाम होते हैं ना, इनसे पकड़ना होता है किसने चलाई है ये। इस योजना के अंतर्गत 6 से 18 साल तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य जांच विद्यालय में ही की जाएगी। देखो क्या लिखा है, इंदिरा बाल यानी बच्चों की, तो 18 से नीचे बच्चे ही होते हैं, 6 साल में ही स्कूल जाते हैं, तो 6 से 18 यानी स्कूल वाले बच्चों की जांच विद्यालय में की जाएगी। स्वास्थ्य है तो जांच करेंगे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, स्कूली स्तर पे बच्चे के मेडिकल फिटनेस की जांच करना। अपनी बेटी अपना धन, ये क्या था, जिसमें सरकार पैसा देगी, आंगनवाड़ी वाले लोगों को समझाएंगे और अपनी बेटी अगर आपके घर पैदा हुई है तो सरकार उसमें कुछ ना कुछ पैसे देगी और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तो उस पैसे को वो अपनी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। नाम देखो क्या है, अपनी बेटी अपना धन, यानी बेटी जो है ना उसका अपना धन है वो। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500 रुपए नकद, जिसकी बेटी हुई तुरंत 500 रुपए पकड़ा दिए, और 1500 का इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम, 1500 रुपए का पत्र दे दिया। जब ये 18 की होगी तो इसमें इतने रुपए तुझे मिल जाएंगे। 18 वर्ष के बाद 25,000, और अगर बेटी 22 वर्ष के बाद निकालती है तो 35,000 की राशि लड़की को प्राप्त होगी। आया समझ में ये, अपनी बेटी अपना धन। भाई गरीब औरत है, बेटी का जन्म हुआ तो लोग वैसे ही उसको निगलेक्ट करते हैं, खाने को नहीं, 500 रुपये पकड़ा है कि बेटी का जन्म हुआ 500 रुपये। 1500 रुपये का बेटी के नाम एक पत्र दे दिया, और उस पत्र मतलब जैसे ना किसान विकास पत्र टाइप का, और कह दिया इस पत्र में हर साल पैसे सरकार अपने आप जमा कराएगी। जब तुम्हारी बेटी 18 की हो तो पैसे निकाल सकते हो, या 22 की होकर निकालेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस बहाने वो लड़की की शादी भी जल्दी नहीं करेंगे। फिर 22 साल की होकर उसको 35,000 मिलेंगे, 18 में निकाल लेगी तो 25,000। ठीक है।
ये तो थी लड़कियों की महिलाओं की योजना। अब है पेंशन से संबंधित। तो पेंशन तो मेनली कौन सी है, या तो विधवा, या तो विधुर, या तो फिर वो स्वतंत्रता सेनानी, कुछ ही है ना पेंशन। तो देखें क्या कहते हैं, कौन सी पेंशन है। पहली विधुर पेंशन योजना, ये तो पहला हरियाणा है जहाँ जिसकी पत्नी मर गई उसको भी पेंशन मिलेगी। पहले सिर्फ आदमी के मरने पर पेंशन थी। हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन की भांति विधुर पेंशन योजना की घोषणा 17-18 के बजट में मुख्यमंत्री ने की थी। इस योजना के अंतर्गत उन विधुरों को पेंशन मिलेगी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी। इस योजना के अंतर्गत विधुरों को 1600 मासिक पेंशन, अब मेरे ख्याल 2000 हो चुकी है, ये दी जाएगी। हरियाणा देश में विधुर पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। तो जिसकी पत्नी मर जाएगी उसको भी पेंशन मिलेगी विधुर योजना के तहत। आप पहले हैं ऐसे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, तो वृद्धावस्था है तो कितने के बाद, सीनियर सिटीजन 60 के बाद मिलेगी। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पूछें कौन देगा इसको, तो सामाजिक न्याय। वृद्धावस्था महिला नहीं देगा, महिला देगा किशोरी सबला टाइप के सारे, तो ये देगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को शामिल किया गया। तो वृद्धावस्था सम्मान है, समझ जाओ 60 से ऊपर वालों के लिए पेंशन। तो इसमें कहते हैं कि महीने की 7 तारीख को आ जाती है, और हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जो महीने के शुरुआत में पेंशन दे देता है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धों को, विधवाओं को, विधवा पड़ गया है ना ऊपर, बेसहारा लोगों को प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन दी जाती है। 1 नवंबर 2017 को सरकार ने ये पेंशन 1600 से बढ़ा के 1800 और फिर 2000 प्रति माह, यानी जो वृद्ध लोग हैं उनको महीने की 7 तारीख से पहले भाई 2000 फाइनल करते 2000 रुपये आ जाएंगे हर महीने वृद्धावस्था में। कौन देगा, जो सामाजिक ये है ना सहकारिता और न्याय, ये सामाजिक न्याय, क्योंकि ये सबके लिए है। विधवा पेंशन योजना हम कई बार पढ़ चुके हैं, 18 से ऊपर की लड़कियों के लिए। ये योजना विधवा और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत 18 साल और उससे अधिक उम्र महिलाओं को 750 प्रति माह की वित्तीय सहायता। तुम खुद सोच के देखो 750 में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आता 750 में, सब्जी फल यही ना आए, इतनी महंगाई है, पेट ना भरे। लेकिन अब सरकार भी क्या करे, अब एक एक को 20-20 हज़ार देगी तो सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी। तो 750 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता। नवंबर 2017 से पेंशन की राशि 1400 से बढ़ाकर 1800, वैसे अब सारी 2-2 हज़ार के आसपास है, क्योंकि महंगाई इतनी है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। विकलांग पेंशन योजना, आपके हरियाणा में जितने लोग विकलांग तो कोई मान लो किसी की उंगली कट गई तो विकलांग हो गया, कहेगा मैं भी पेंशन लूँगा, नहीं। 60 से 70% अगर शरीर खराब है ना तो विकलांग, और उसका वो बनता है, सर्टिफिकेट बनता है कि 60-70%, उसमें डॉक्टर्स की टीम देखती है, तब वो सर्टिफिकेट बनाती है। तो ये योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, जहां इस तरह की है ना वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इंडिपेंडेंट बनाना है। इस पेंशन योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से कितने विकलांग हैं, 60 से 70%। हल्की सी उंगली कट गई या पैर में कुछ उंगली कट गई तो इससे आपको नहीं मिलनी है। 60 से 70% शरीर खराब है तो मिलेंगे, और मिलेंगे क्या, 2000 रुपये के आसपास। 17 में, अब तो ये पुरानी बात हो गई, अब ये 2000 के आसपास है। थारी पेंशन थारे पास, बूढ़े एज्ड हमारे जो यहाँ लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए है। उनके डायरेक्ट पहले क्या करते थे, अब जैसे कोई इस तरह के लोग भी हैं जिनमें वैल्यूज़ नहीं है, अपने मान लीजिए बाप दादा की पेंशन जैसी वो निकालते उनसे छीन लेते। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ना, आप कई बार देखते हैं वीडियोस, कैसे बहुत एज्ड बुजुर्ग महिलाओं को लोग पीट रहे होते हैं। तो इसका मतलब इस धरती पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज भी रहते हैं। अब वो जैसे ही बेचारों को पेंशन मिलती 2000, बैठा के ले गए, पेंशन जहाँ मिलेगी वहाँ तक ले गए, वापसी में लाते ही पैसे छीन लिए। तो क्या करें, वो तो कह दिया कि थारी पेंशन थारे पास, हम आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करेंगे। अब आपका मन करे आप निकालना, ना मन करे मत निकालना। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में किया था। पेपर में आया था, एक बार लोगों ने टिक कर दिया था, पंचकुला चंडीगढ़ में था। ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मध्यस्थता की भूमिका समाप्त। तो थारी पेंशन थारे पास, भाई तुम्हारी पेंशन है, तुम्हारे पास डायरेक्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक पेंशन। अब कितने लोग जिंदा हो गए जो स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी वो थे जो उस टाइम पे जब आपका देश आज़ाद हुआ कम से कम 15, 17, 18, 20 साल के होंगे। वो अब कितने लंबे टिकेंगे, आपको आज़ाद हुए भी 73-74 साल हो गए, तो आप ये लगा लो वो तो लगभग मरने की कगार पर हैं। जो 2-4 होंगे भी ना गलती में, उनकी पेंशन कितनी बढ़ा दो, बड़प्पन मिल गया, क्योंकि ये कोई बड़ी भीड़ तो मिलनी नहीं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब उस टाइम वो कम से कम 12-15 साल के होंगे, तभी तो आंदोलन में कूदे होंगे, पैदा हुआ थोड़ी स्वतंत्रता सेनानी था। तो जो 1930 में कोई जन्मा है वो कितने दिन और बैठेगा, तो उनकी पेंशन कितनी बढ़ा, उनकी देखना बड़ी बड़ी पेंशन है, क्योंकि वो है ही नहीं अब।
हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह कर दिया। क्यों किया इतना बड़ा? क्योंकि ये गिने चुने मुट्ठी भर लोग थे। ऐसा विधवा पेंशन में नहीं करेंगे, ना विधुर में, क्योंकि वो दुनिया है। तो 20,000 कर दी, जिसमें 750 रुपए फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता, वे बीमार होते हो 750 भत्ता भी मिलेगा। तो इतनी बड़ी करने का समझ जाओ तुम कारण। ये सारी में तो तुम 1500, 1600, 1800, 2000 पढ़ रहे हो। यहाँ इतना बड़ा अमाउंट क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे हरियाणा में 20 भी नहीं मिलने, ये तो दे दो 20-20 हजार, क्या जाता है। बीमा सुरक्षा से संबंधित योजनाएं क्या है? बीमा तो पहली है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। परिवार बीमा में मैंने आपको बताया बीमा के क्या फायदे हैं। बीमा जो आदमी कराता है वो अपनी लाइफ में, मान लीजिए 30 साल का बीमा लेता है, कोई 30 साल का व्यक्ति बीमा लेता है 30 साल के लिए, भाई 60 साल तक, 30 साल तक वो हर महीने 5,000 रुपये या 2,000 या 1,000 जमा कराता है। जितने वो 30 सालों में जमा कराएगा ना, उन सब पे कुछ प्रतिशत ब्याज लगा के जब वो फाइनली 60 का हो जाएगा उसको दे देगी जो कंपनी है। अगर वो इन 30 सालों में पहले ही मर जाता है, कुछ हो जाता है, मान लीजिए 30 का था और 35 में वो मर गया, तो उसने सिर्फ 5 साल के पैसे दिए, भाई 12 पंजे 60,000 दिए, भाई 12,000 रुपये एक साल के, अगर 1,000 माने, उसने सिर्फ कितने दिए? 60,000 रुपये। उसको अगर उसने बीमा करा रखा था 20 लाख का, तो उसको 60,000 के बदले 20 लाख मिल जाएंगे। उसने चाहे 60 दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमा में था ना, पूरे पैसे जितने थे उतने मिलेंगे, चाहे उसने जमा नहीं कराए। राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 2006 को यह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 साल की आयु के सभी व्यक्तियों की अप्राकृतिक मौत हो जाए या स्थायी पूर्ण विकलांगता आ जाए, पैरालाइज हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, राज्य सरकार द्वारा 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो सरकार 1 लाख रुपए देगी। यदि व्यक्ति के शरीर के कोई 2 अंग किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए तो 50,000 रुपए, और अगर किसी एक अंग की क्षति हो गई तो 25,000 रुपए। ऐसी बात मैंने आपको देवी रक्षक योजना में भी बताई थी, इसमें भी है, देवी रक्षक में भी। आ गई देखो अगली, देवी रक्षक। देवी रूपक में क्या था? लिंगानुपात। रक्षक में रक्षा करने। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को, ये पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है, को की गई। देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना भी कहते हैं। परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति जो एक कमाऊ है कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख, शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000 और एक अंग की क्षति होने पर 25,000 की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। तो इसमें देवी हमारी रक्षा कर रही है। जो गरीब आदमी है, एक कमाता है, पीछे खाने वाले 4 हैं, तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? अगर पूरी तरह शरीर खराब हो गया तो 1 लाख रुपए, अगर 2 अंग खराब हो गए, मान लो हाथ पैर कट गया तो 50,000, एक अंग खराब हो गया तो 25,000। ठीक है, तो देवी रक्षक योजना है ये, 2 अक्टूबर गांधी के जन्मदिन पर 2003 में। ये इंपॉर्टेंट थी, देवी रक्षक, देवी रूपक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित भविष्य योजना, इसमें क्या करेंगे? भविष्य आपका सुरक्षित हो तो आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे जोड़ते रहिए, ताकि आपको बुढ़ापे में जाके, देखो बुढ़ापे में मिलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर बीच में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आपके परिवार को मिलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आंगनबाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा 100 रुपये LIC में जमा कराए जाते हैं। तो हर महीने 100 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फिर उनको 50,000 मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाने पर इसके परिवार को 50,000 रुपये, तो कितनी अच्छी बात है। 100 रुपये जमा कराए, मान लो 2 साल बाद ही को एक्सपायर हो गया तो उसने कितने 2,400 रुपये जमा कराए, परिवार को कितने मिल गए? 50,000। ये अभी तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आ रही, लेकिन इनकी कीमत बहुत है। ये जिन लोगों पर बीतती है ना, उनको पता है कि उस टाइम पर पैसा कितना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। रोजगार से संबंधित योजनाओं में पहली है सक्षम योजना। पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ, अब सक्षम में ये कर दिया, पहले था MA कर रखा है तो अब कर दिया रेगुलर MA किया है तो मिलेंगे, वरना नहीं, या रेगुलर आपने ग्रेजुएशन की हो। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के लिए सक्षम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2016 को स्टार्ट की गई। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में, बोर्ड में, निगम में, पंजीकृत समितियों में प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम करने वाले स्नातकोत्तर यानी MA पास बेरोजगारों को 6,000 तक का इनको काम दे देते हैं और 3,000 बेरोजगारी भत्ते के रूप में। तो सक्षम में कितने रुपए दे देते हैं? 9,000। ये घट बढ़ सकते हैं, हो सकता है 12-15 कर दे आगे जाके। बेरोजगारी भत्ता योजना, ये लेते बहुत लोग नहीं है लेकिन ये मिलता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1 नवंबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 12वीं या उसके बराबर कोई पास किया हो तो 300 रुपये प्रति माह मिल जाएंगे, अगर तुमने नाम लिखवा दिया। स्नातक कर रखा है, कोई डिप्लोमा तुमने कर रखा है तो 500 रुपये मिल जाएंगे, और अगर तुमने उससे ऊंची पढ़ाई कर रखी है तो 750 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं, SC के बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षा संबंधी। तो SC में क्या करेंगे? अगर बच्चा महीने भर आता है तो उसको कुछ पैसे, और फिर पूरे साल अच्छी अटेंडेंस है तो एक मुश्त एक बार में 1400-1500 रुपये। अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा 1ली से 12वीं तक
100 से 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति हर महीने मिलेगी है, और 1450 रुपये प्रति वर्ष कक्षा के अनुसार एक में। भाई पहली पास कर गया, पकड़ 1450 हर महीने आ रहा है, कहीं 100 कहीं 300 क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। एससी की जो बेटियां हैं इनकी, उनको 150 से 400 प्रति माह छात्रवृत्ति। लड़कियों को ज़्यादा क्यों? क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने में विश्वास नहीं करते। जैसे किसी भी समूह को अगर पहले दबाया गया है, चाहे वो दलित थे चाहे वो बेटियां थी, जैसे हमारे टाइम तक भी ना बेटियों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करके लोग राजी नहीं थे, क्योंकि ये लगता था कि भाई बेटियों को खर्च करके आज हम पढ़ाएंगे, कल को शादी करके अगर लग भी गई तो दूसरे का तो घर भरना है, हमें क्या फ़ायदा। अब ये सोच धीरे धीरे बदल गई। अब आदमी सोचने लग गए कि अगर हमारी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो हम मेंटली फ्री रहेंगे, लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो संभाल लेगी अपनी चीज़ों को। ये अंतर आ गया। तो ये लड़कियों को देखो, लड़कों को कितने मिल रहे थे? 100 से 300 ना, लड़कियों को देखो 150 से 400 प्रति माह छात्रवृत्ति, और 740 से 1450, वो देखो 1450 यहाँ भी प्रतिवर्ष एक मुश्त भत्ता। यानी अगर बेटे बेटियाँ एससी जो कास्ट को बिलोंग करते हैं रोज स्कूल जाएंगे तो उनको महीने भर में पैसे मिलेंगे, और फिर एक साल पूरा आए तो उसके लिए भी पैसे। अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा योजना एससी बच्चों के लिए, ये 2009 को की गई थी। और 10+2 के बाद कोई साइंस पढ़ना चाहे और कॉमर्स पढ़ना चाहे या कोई टफ कोर्सेज पढ़ना चाहे, अब उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको 5,000 से 14,000 तक की कक्षावार छात्रवृत्ति मिलेगी। कि अगर कोई एससी का बेटा बेटी मान लीजिए चाहता है मैं आईआईटी करूं, नीट करूं, तो देखो उनको छात्रवृत्ति थी ना। ऐसे ही वो कोई अच्छा कोर्स करना चाहे महंगा, तो उनको पैसे दिए जाएंगे 5,000 से 14,000 तक के। ये वार्षिक है, महीने में नहीं, पूरे साल में। इस योजना का उद्देश्य एससी जो बेटियां हैं इनके माता पिता को प्रेरित करना है कि पढ़ा लो, सरकार तुम्हें फ़ायदा दे रही है, तुम्हारी बेटियां अगर पढ़ी लिखी होंगी तो तुम्हें दहेज नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इनको प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। और 10+2 परीक्षा पास करने के बाद लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना, क्योंकि 12वीं करते हो पेरेंट्स आप क्या करना है, कर दो शादी, ये कह रहे नहीं हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारी बेटी को पढ़ा लो तुम। इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके अभिभावकों की आय कम हो, कितने से? 2.4 लाख से। अब मान लीजिए कोई एससी है जिसके पिताजी बड़े अफसर हैं, तो वो अगर पिताजी बड़े अफसर हैं तो क्यों लेगी इसका लाभ? वो उनको मिलेगा जिनकी सालाना आय बहुत कम है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, यानी ये इंदिरा गांधी की सरकार, इसका मतलब कांग्रेस की सरकार के टाइम चलाई होगी। और विवाह शगुन अभी पढ़ा था ना हमने, श्रमिकों की बेटी के लिए भी था, ऐसे विवाह में शगुन हर सरकार देती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2005 को की गई। इसका पूर्व नाम था कन्यादान योजना। तो इंदिरा गांधी सरकार देखो 2005 है ना, तो हुड्डा जी की सरकार थी, तो फिर इंदिरा गांधी तो नाम रखना ही रखना था, कन्यादान योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को और सभी वर्ग की विधवाओं को, विधवा चाहे अमीर घर की हो वो भी ले सकती है, 31,000, और समाज के अन्य वर्ग के लोगों की लड़कियों के विवाह में 11,000। अब ये पीछे 41,000 कर दिया था, ठीक है। मकान अनुदान, मकान किसके लिए होगा? एससी अगर अपने मकान की मरम्मत कराना चाहें तो उनके लिए था ये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी जो लोग हैं, इनको मकान के निर्माण के लिए 50,000 और मरम्मत के लिए 10,000। तो अपना टॉयलेट बाथरूम बना लो, कुछ इस तरह का प्लान था ये। अंतरजातीय विवाह योजना, आप सब अच्छी तरह जानते हो कि हमने हिस्ट्री जिसने पढ़ी हुई है कि हमारे यहाँ ये जात पात लेटर स्टेज में आई थी। वैदिक काल में जात पात का जन्म हुआ, उससे पहले हड़प्पा टाइम में कोई जात पात नहीं थी, जब आदमी बहुत एडवांस था। ये जात पात इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि आज 2021 तक हम जात पात को मान रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझदार होने लगे, और जब हमसे छोटी पीढ़ी आ रही है, जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप 20 के 18 के हैं, तो मुझे ऐसा है कि आप में से 90% लोग जात पात से ऊपर उठ गए होंगे। जो आपकी अगली पीढ़ी आएगी ना, वो 100% जात पात को भूल जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे इनका यूज़ कम हो गया। पहले तो हमें याद है कि हमारे दादा दादी के टाइम पे सच में ऐसा बिहेव करते थे लोग कि एससी है तो इसके चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, दूर रहें। हमारे टाइम में क्या हुआ, जो मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी, बहुत सारी लड़कियां थी जो कि एससी थी, एसटी थी, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुस्लिम लड़कियां भी थी, हम सब एक साथ खाना खाते, एक साथ रहते, क्योंकि जो कैंपस होता है ना कहीं भी फौज वालों का, उसमें तो सब जात पात के लोग मिलते हैं, वहाँ तो मन में ही नहीं था कि एससी क्या होते हैं। तो बहुत सारी मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी जो शेड्यूल कास्ट थी, तो क्या फ़र्क पड़ा, एक ही टिफ़िन में सब अपने उसी टिफ़िन के अंदर हाथ से खाना खा रहे हैं, उसमें सब्जी ले रहे हैं, तो क्या बिगड़ गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कब पता चला? पढ़ लिख के। नहीं तो पहले लोग अगर पुराने लोगों की तरह ही चलते तो समाज आज भी वैसा ही था। धीरे धीरे देखो एससी लोगों ने अपना विकास किया, वो आगे बढ़े, अफसरशाही में चले गए। अब जो आज से 20-30 साल बाद का भारत होगा तो उसमें ये चीज़ें बहुत बहुत घट जाएंगी। अब आप अपने बच्चों को, कौन ऐसा है जो सिखाएगा कि हम फलां जाति के हैं और हमारा ये इतिहास और ये था? हम ये बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जो हैं हमने अपने देश के लिए क्या कुछ देखा है, पुराने महाराजा राजा थे, कितना कल्चर हमारा रिच था, यही तो बताएंगे ना। या यूँ बताएंगे कि हिंदू अलग होता है, मुसलमान अलग होता है, मुसलमानों को मारो, हिंदुओं को मारो? कोई नहीं
नहीं सिखाएगा ना, अपने बच्चों को दिमागी तौर पे हमें आज़ाद बनाना है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो दिमागी तौर पे खुले रूप से सोच सके। वो ये इसमें ना पड़े कि हिंदू मुसलमान, वो ये देखे इंसान कौन अच्छा है, किसके अंदर वैल्यूज़ हैं, कौन अच्छे कर्म करता है। तो इसी टाइप के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए अंतर जातीय विवाह योजना सरकार ने चलाया। ये सबके लिए नहीं है, अगर दो अपर कास्ट के अलग अलग कास्ट के लोग शादी करें तो उनको सरकार कुछ नहीं देगी, लेकिन अगर एक एससी हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो फिर उनमें पैसे मिलेंगे। ये सरकार ने चलाया। इस योजना के अंतर्गत एससी के लड़के और लड़की द्वारा गैर एससी जाति की लड़की लड़के से विवाह करने पर राज्य सरकार 50,000 का अनुदान राशि देगी। ठीक है, एक अपर कास्ट का होगा, एक लोअर, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, तब है ये ऐसा नहीं कि दो अपर कास्ट वाले करें। ये राशि बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है कि भाई ये राशि बढ़ा दो। चलो, अब ये लास्ट टॉपिक आ गया। बस ये जो मैंने पढ़ाया है ना, उसका निचोड़ है, सब कुछ तुम्हें पढ़ा दिया मैंने। ये आपको दिखे तो बहुत अच्छी बात है, ना दिखे तो चिंता की बात नहीं है। अंत्योदय आहार योजना, ये कैसे हटेगा अब? ठीक है, अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय आहार क्या होगा कि भैया पेट भर खाना मिल जाए सस्ते में, 5 रुपए 10 रुपए में पेट भर जाए, ऐसी थाली मिल जाए, वो है सरकार का अंत्योदय आहार योजना 2018 में। उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 10 रुपए में पेट भर भोजन और 5 रुपए में नाश्ता उपलब्ध कराना, 5 रुपए में स्वच्छ और अच्छा साफ नाश्ता। ग्रामोदय से भारत उदय, इसमें क्या है, गांव अगर उदय होगा, अगर गांव समझदार होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिले समझदार होंगे, जिले समझदार होंगे तो राज्य समझदार होंगे, राज्य समझदार होंगे तो देश अपने आप विकास करेगा। यानी शुरुआत हमेशा निचले स्तर से करनी चाहिए। तो ग्रामोदय से भारत उदय करेंगे, 2016 में इसी सरकार ने चलाया। शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हिसार से हुई। ये पूछ लेंगे हिसार से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर। तो ग्रामोदय से भारत उदय। लक्ष्य है भारत के सभी गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना और सामाजिक विकास करना, किसानों की प्रगति, गरीब लोगों की जीविका को बढ़ाने के लिए नेशनल लेवल पे कोशिश करना। हम लोगों की दिक्कत क्या है भारत में, हम ना प्रोजेक्ट को ऊपर से लॉन्च करते हैं, जबकि प्रोजेक्ट हमेशा सतही लोगों के लिए लॉन्च करने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया में पढ़ाई लिखाई को कंपलसरी अब बनाया, ये आरटीई अभी तो आया 2010 में, राइट टू एजुकेशन। जब हम आज़ाद हुए थे तभी अगर आरटीई लगा दिया होता कि सबको पढ़ना कंपलसरी है, अगर हम सबके दादा 5वीं पास होते, सिर्फ 5वीं पास, तो क्या हमारे पिताजी की पीढ़ी और ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं बनती ना, क्योंकि हमारे दादा के टाइम में तो लोग पढ़े ही नहीं थे। हमारे पिताजी के टाइम में लोग पढ़ने लग गए थे, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ने लग गए थे। हमारा टाइम आते आते लगभग लोग पढ़ने लग गए और आज सब लोग पढ़ने लग गए। अब आज आरटीई है, अगर आरटीई को 1950 में कह दिया होता कंपलसरी सबको पढ़ना है, तो 2020 में कोई प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं करते, हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे आरटीई की बात करते। हमारे देश में क्या है, उल्टी तरफ गंगा बहाई। पहले यूनिवर्सिटी पे काम किया 1948 में, जब यूनिवर्सिटी कोई जानता भी नहीं था, फिर काम किया हायर लेवल के स्कूल्स में, और इतने सालों बाद, 70 सालों बाद हम कह रहे हैं 5वीं तक की पढ़ाई कंपलसरी करो, 8वीं तक की पढ़ाई कंपलसरी करो। अगर ये 8वीं तक तुमने 1950 में कंपलसरी कर दी होती तो सबके दादा हमारे टाइम के पढ़े लिखे होते, और अगर हमारे दादा दादी एजुकेटेड होते तो उसका असर हमारे पेरेंट्स पर और उसका असर फिर हम पर और अगली पीढ़ी पर और ज़्यादा आता। धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ ना, लेकिन उल्टी डायरेक्शन की तरफ चले, ऐसे ही ये बता रहे हैं। ठीक है, कि गांव को सुदृढ़ करो। नेक्स्ट है अनुकूल गृह योजना। तो कह रहे हैं कि भाई जो हरियाणा सरकार है ये 2016 में लेकर आई और ये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। दिव्यांग और विकलांग लोगों के लिए घरों में इस तरह के या ऑफिसेज में इस तरह के रैंप वगैरह बनाए जाएं ताकि उनको चलने में दिक्कत ना आए। ठीक है, जय जवान जय किसान, ये जय जवान जय आवास योजना झज्जर के मातन हेल, झज्जर शहीदों का शहर है ना, मातन हेल में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट। और कहा गया जब एक सिपाही, जब एक फौजी पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी का मेन हिस्सा फौज में देश की सेवा में व्यतीत करके वापस लौटता है, 50 साल में रिटायरमेंट ले ले, कोई 40 में ले ले, कोई 60 में ले, तो वापस आके उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, मैं रहूँगा कहाँ, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उस कंडीशन में कहा कि इनको सस्ते थोड़ी सी ज़मीन पे फ्लैट्स मिलने चाहिए, क्योंकि एक आदमी ना नौकरी में ऐसा नहीं कि करोड़पति बनता है, लेकिन वो इतना जोड़ लेता है कि छोटा मोटा सा घर वो अफोर्ड कर पाए। तो उसके लिए है ये जय जवान जय आवास, इंपॉर्टेंट है। 2016 हरियाणा के झज्जर जिले के मातनहेल गांव से की गई। इस योजना का क्रियान्वयन सेना कल्याण आवास संगठन ने किया ताकि जो लोग सर्विस में हैं या जो रिटायर हो गए वो सस्ते में घर फ्लैट खरीद सके। सेवारत और सेवानिवृत्त जो सेवा में हैं और जो हट गए, ये सस्ता आवास। तो जय जवान जय आवास, मातन हिल झज्जर से। सलामती योजना, सलामती योजना में क्या है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि भैया घर में अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो बच्चे कम होने चाहिए, आपके पास संसाधन कम है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप 5-5, 6-6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करें। हमारे
हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसके सर पे मुश्किल से छत है बस, वो भी सोचता है कि मेरा वारिस होना चाहिए, कल को मैं मर जाऊं तो मेरा बेटा हो। देने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन बेटा ज़रूर चाहिए। तो ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट है कि भैया थोड़ा लोगों को जागरूक करो कि लोग जो है भाई, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1-2 बच्चे बहुत हैं, एक ही बहुत है अगर तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओ तो उसी के बारे में है ये। स्वास्थ्य मंत्रालय, बिल और मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स का नाम सुना है ना, इसने फाउंडेशन ने किया था। और इसमें क्या करते हैं, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहित करते हैं। स्वधार गृह योजना, तो महिलाएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, वो अपने खुद के ग्रुप्स बना लें, उनके लिए है स्वाधार। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप अच्छी तरह जानते हैं, खाते खुलवाए गए थे, हर एक आदमी का खाता बनवाया था जनधन योजना में। ऑपरेशन मुस्कान है, जो बच्चे कहीं किसी ने पकड़ लिए, किडनैप कर लिए, खो गए बच्चे, उनको वापस अपने घर तक पहुंचाना, ऑपरेशन मुस्कान। गुमशुदा बच्चों की तलाश के। म्हारा गांव जगमग गांव, जैसे शहरों में 24-24 घंटे बिजली रहती है, ऐसी गांव वालों को भी तो चाहिए बिजली, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेपर होते हैं। तो कहा कि 24 घंटे गाँव में भी बिजली रखेंगे, म्हारा गाँव जगमग गाँव। अभी है नहीं है ऐसा, लेकिन प्रोजेक्ट है, 15 में लॉन्च किया था, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सरकार कह रही है कि हमें बिल भी तो भर के दो। गाँव में दिक्कत क्या है, लोग बिजली यूज़ तो खूब करेंगे, लेकिन जब वो बिल और इन सब की बात आएगी तो वो गाँव के लोग इकट्ठे होकर बिजली वालों को पीट देंगे। तो फिर सरकार कह रही है कि भाई बिल देने पड़ेंगे, बिल दोगे तभी तो बिजली आएगी तुम तक। तो वो ये है कि भाई बिजली बिल प्राप्ति में सुधार करें। प्रियदर्शिनी आवास योजना इंदिरा गांधी के नाम की है, तो घरों के लिए होगी। तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं और वित्तीय सहायता दें ताकि वो लोग घर बना पाएँ। ये है आवास योजना। चलिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सखी योजना का उद्देश्य क्या, किसने शुरू की, सखी महिलाओं के लिए, तो किससे संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तिथि को शुरू हुआ, नोडल मंत्रालय कौन सा था, आपकी बेटी हमारी बेटी किसने स्टार्ट की, लाडली सामाजिक भत्ता कब से दिया जा रहा है, लाडली योजना किन के लिए है। तो इस तरह के ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, आप इनको करके देखोगे ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज हमने अपने हरियाणा राज्य में योजनाओं को देख लिया। योजनाएं बहुत पुरानी कभी नहीं आती, या तो बहुत इंपॉर्टेंट में जैसे आ जाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या देवी रूपक देवी रक्षक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अम्बेडकर वाली आ जाएगी किस ग्रुप के लिए है। तो इनको पढ़ लेना चाहिए। और हर साल आपकी सरकारें नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, इसलिए जब भी सरकार प्रोजेक्ट लाती है तो उनको थोड़ा सा नज़र में करंट में रखना चाहिए, क्योंकि ये करंट वाले ज़्यादा आते हैं। अगर सरकार इस साल भी 4-5 प्रोजेक्ट लाई तो उन पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे बजाय इनके। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पेपर हर बार देख रहे हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। मुस्कान के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा है, इंद्रधनुष के ऊपर क्वेश्चन देखा है, लाडली सुरक्षा भत्ता देखा हुआ है, ये देवी रूपक आए सारे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है सब कुछ पढ़ना, इसलिए ये टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में। उसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे छोटे छोटे से। तो मैं कोशिश करूँगी इस हफ्ते में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, ये मैं जानबूझ के धीरे धीरे खींच रही थी सिलेबस को, ताकि आप लोगों का पेपर मार्च तक आए तो कम से कम आप पढ़ाई के एक साथ फ्लो में बने रहें। मैं चाहती तो इसको दिसंबर में पूरा करा देती। जो पेपर आपका जनवरी में हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी जो मैंने पढ़ा रखी थी, पर पेपर कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। उस चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए लंबे टाइम तक जो आपके और हमारे हाथ में ना हो। दुख उस चीज़ का मनाना चाहिए कि हम पढ़ सकते थे और हम नहीं पढ़े। हम पढ़ सकते थे, हमने बेस्ट किया, पेपर भी अच्छा गया, कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। अब जब दोबारा होगा तो हम दोबारा से तैयार करेंगे अपना। अब तुम्हारा सिलेबस 99% पूरा हो गया, 1% रह गया। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मैं उनको करा दूंगी। इस हफ्ते में हम कंप्लीशन पर होंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें सो जाना है, उसके बाद तुम्हें दोबारा से अपने आप सारे टॉपिक्स करने हैं। जितने टॉपिक मैंने करा दिए, मैंने अब पिछले जनवरी के पूरे महीने में जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सब 1.5 घंटे के डबल लेक्चर्स थे। अब टाइम है, अब उनको दोबारा तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि पहले ये कह रहे थे ना कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, अब भी कह रहे हैं कि शायद मार्च में एग्जाम होगा, पता कुछ नहीं है। हो सकता है मार्च में एग्जाम हो जाए, अप्रैल में हो, मई में हो, जब भी होगा। हमारा सिलेबस एक बार हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सिलेबस को किताब से और एक बार ढंग से तैयार कर लेना। ठीक है, किताब पढ़ते वक्त ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन भी किया करो, फिर उनको 2-3 बार पढ़ा करो, तब चीज़ें याद होंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। और भाई अभी फ़िलहाल तो जो है परिमल सर की क्लास का भी मुझे नहीं पता लेंगे कि नहीं लेंगे। उनकी एक मीटिंग चल रही थी, हो सकता है ना लें या ले, पता नहीं। तो नहीं है, ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि सर अभी नहीं है, मीटिंग में ही है। तो जितना तुम्हारे पास है ना इस ऐप पर, जहाँ जहाँ क्लासेस हैं उन सबको टाइम टू टाइम देखा भी करो। ऐसा ना हो कि बस जो लाइव चलती है उसको देख के अपनी एक तुमने खाना पूर्ति कर ली। तुम्हारे फ़ोन में सारे टीचर्स हैं, नरेंद्र सर की सारी क्लासेस हैं जितनी उन्होंने दी हैं, साइंस वाले सर की सारी क्लासेस हैं, ऐसी मेरी कितनी सारी क्लासेस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, 100 क्लासेस मैंने हिस्ट्री की ले रखी हैं, 50 पॉलिटिकल की, और अब ये कितनी सारी हरियाणा जीके की, हिंदी की, स्टैटिक जीके की, ये सब तुम्हारे फ़ोन में है।
पढ़नी तुम्हें पड़ेंगी। अब मैं यहाँ खड़ी होकर अब जो पढ़ा रही हूँ, 1 महीने बाद भी ये चीज़ें एज़ इट इज़ तुम्हें मिलेंगी फ़ोन में, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ जब मैं पढ़ाऊँगी तभी पढ़ें। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो अपने आप से पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। अपने टॉपिक्स को तैयार करते चलो। जैसे मैथ्स को परफेक्शन पे ले आओ, भाई बेसिक कर लिया, न्यू जनरल कर लिया, ओल्ड जनरल कर लिया। ऐसे ही जैसे हिस्ट्री है, 3 अलग-अलग पार्ट्स हैं, टारगेट बना लो 1 हफ्ते में 1 पार्ट पूरा करेंगे। सारी क्लासेस सुन ली, सारी किताब पढ़ ली, फिर दूसरा पार्ट पढ़ लिया, फिर तीसरा पार्ट पढ़ लिया। ऐसे ही भाई हमें 10 दिन में पॉलिटिकल साइंस पूरी करनी है, हमें 15 दिन में हरियाणा जीके पूरी करनी है। ये टारगेट सेट करने पड़ते हैं हर किसी को। अपनी लाइफ को आप खुद प्लान करेंगे, दूसरा आदमी आपके लिए प्लानिंग करेगा तो वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्लानिंग सब अपने हिसाब से करते हैं। आपकी प्लानिंग आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आप किस टाइम सोते हैं। हर आदमी का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर आदमी की आदतें अलग होती हैं। कोई लेट नाइट तक पढ़ के खुश होता है, कोई 10 बजे सो जाएगा, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ेगा। सबका अलग अलग कल्चर है। मैं ये कहूँ कि तुम्हें सुबह पढ़ना चाहिए, मैं कभी खुद ही सुबह नहीं पढ़ी, मैं हमेशा लेट नाइट पढ़ी। मैं हमेशा लेट नाइट पूरा सिलेबस तैयार करके तब सोती थी, चाहे मुझे 1:30 बजे चाहे 2 बजे। सुबह की नींद मैंने कभी नहीं गवाई। जबकि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे खुद के फादर भी कहते थे कि रात में क्यों पढ़ती है, सुबह पढ़ा कर उठ के। लेकिन मुझे सुबह कभी ऐसा किया ही नहीं मन की पढ़ूं। मैं लेट नाइट तक 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक पढ़ी। बात एक ही है, सबका शरीर अलग है, सबका दिमाग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। जिसको जो बेहतर लगे वो करो, लेकिन कामयाब हो जाओ। पढ़ो इतना कि तुम कामयाब की लिस्ट में आ जाओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, और खूब पढ़ते रहो। अब बस ये 2-3 दिन है, आज ट्यूसडे हो गया ना, फ्राइडे तक मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।